भाई सबको नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सभी। चलिए करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते, बच्चों की डिमांड पर ये चैप्टर मैं वैसे आपको कराना नहीं चाहता था, लेकिन बच्चों की डिमांड पर ये चैप्टर करा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है स्टेटिस्टिक्स। देखो चैप्टर बहुत ही ज्यादा आसान है, जब तक हम इसको पढ़ते नहीं जब तक ये लगता है मुश्किल, क्योंकि इसका नाम है अजीब। स्टेटिस्टिक्स हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी, और ये अपने आप में पूरा एक सब्जेक्ट है। याद रखना, चैप्टर तो आप इसको मैथ में पढ़ते हो, लेकिन अलग से ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, मैथ से अलग। इसके अंदर हम डाटा को कैसे लिखते हैं, डाटा इंफॉर्मेशन को कैसे लिखते हैं, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, कैसे उसमें से नए नए प्यारे प्यारे रिजल्ट निकालते हैं, वो सारी बातें इसके अंदर सिखाई जाती हैं। याद रखना, अपने प्रीवियस ईयर को अगर उठाओगे 2018 के अंदर जो हरियाणा पुलिस का एग्जाम हुआ था, और हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का और सब इंस्पेक्टर का, हर एक शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन आया था। बच्चे ये सोचते हैं कि अगर एक एक क्वेश्चन आ गया तो चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है। याद रखना, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि किसी चैप्टर से, ऐसे चैप्टर से जो आपके सिलेबस में नहीं है, उससे कोई क्वेश्चन आया तो वो चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। ये चैप्टर आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों की डिमांड पर, क्योंकि बच्चे हैं कुछ भी कह सकते हैं, ये चैप्टर मैं करा रहा हूं क्योंकि आपसे बढ़कर मुझे कोई नहीं है। अगर एक भी पर्सन यहां से फंसता है तो मैं और आप खुश नसीब हैं, ये लगा लो। तो आज इस क्लास में 2-3 घंटे जितनी भी ये क्लास होगी, एक ही क्लास के अंदर पूरा निपटा देंगे, कोशिश करेंगे एक क्लास के अंदर निपटाने की, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं शुरू अपनी आज की क्लास को। स्टेटिस्टिक्स जो चैप्टर है शुरू करते हैं। स्टेटिस्टिक्स ये नाम है इसका इंग्लिश में, स्टेटिस्टिक्स इसको बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में इसको बोलते हैं सांख्यिकी। क्या बोलते हैं इसको? सांख्यिकी। सांख्यिकी, स्टेटिस्टिक्स। क्या होता है स्टेटिस्टिक्स? देखो स्टेट्स, स्टेट्स आपने कई जगह ये लिखा हो देखा होगा, क्या सर? क्या स्टेट्स, स्टेट्स। और याद रखना, बहुत सारे बच्चों ने नहीं भी देखा होगा, क्योंकि बच्चे अधिकतर तो इंग्लिश पढ़ते नहीं, पढ़ते हैं तो ऐसे ऐसे वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते। स्टेट्स का मतलब होता है कोई चीज है, मान लो आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो या कोई डाटा देख रहे हो, मान लो कोई ना कोई डाटा देख रहे हो, आप देख रहे हो कि पिछले मौसम, पिछले या फिर अगले 10 दिनों का मौसम की आप जानकारी देख रहे हो कि कैसा रहा, तो उसको ना ग्राफ के जरिए आपको दिखाया जाता है कि इस दिन, मान लो जैसे कि ये, ठीक है, मान लो यहाँ पर है सोमवार, समझना इस चीज को, सोमवार, मंगलवार, बुधवार ऐसे लिया हुआ है, और यहाँ पर है मान लो 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे है। और आपसे कहेगी बताओ सोमवार को कितना टेम्परेचर था, आपको सर 25 डिग्री, तो 25 डिग्री में तो इतना ही होगा। मंगलवार को पूछे कोई कहे सर 30 डिग्री था, तो सर 30 डिग्री इतना होगा, ठीक है। बुधवार को सर उससे ज्यादा था, तो ऊपर आ जाएगा ये। तो ये जो ग्राफ देख रहे हैं ना हम ये जो ग्राफ देख रहे हैं, ये जो हमें बिल्डिंगें देख रहे हैं, याद रखना ये अपने कंप्यूटर में, वीडियोस में, फिल्मों में खूब देखी होंगी। ये जो ग्राफ है ये क्या होता है? ये एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअल में हम डाटा को प्रेजेंट कर रहे हैं। हमारे पास जो डाटा है, जो इंफॉर्मेशन है, उसको प्रेजेंट करने का एक तरीका है। और याद रखना, डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका, डाटा को प्रेजेंट करने का तरीका पहली चीज। दूसरा, उसके बाद उसको सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट करना, डाटा कलेक्ट करना भी इसी के अंदर आता है। डाटा कलेक्ट करने का तरीका, फिर उसको प्रेजेंट करने का तरीका, मतलब के दिखाने का तरीका, और फिर लास्ट में उसको एनालाइज करने का तरीका, मतलब कि उसमें से अच्छी अच्छी बातें निकालना। जैसे कि कोई कहे कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो बताओ इन सब का एवरेज क्या होगा। छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं कि बताओ इनका एवरेज क्या होगा, तो ये क्या होगा? ये एक प्रकार से एनालिसिस हो गया। हम इसको एनालाइज कर रहे हैं, एक नई नजर से देख रहे हैं। तो याद रखना, मैंने 3 नाम बोले आपको, कौन से? सबसे पहले कलेक्शन, कलेक्शन, फिर मैंने क्या बोला आपको? कलेक्शन के बाद क्या बोला? सबसे पहले कलेक्शन किया आपने, उसके बाद आपने क्या किया? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब कि लिख के दिखाया, डाटा को एक अच्छी फॉर्म में लिख के दिखाया ताकि सुथरा भी लग जाए और आराम से आप उसको पढ़ भी पाओ। वो इस फॉर्म में हो सकता है, वो पाई चार्ट की फॉर्म में, 380 डिग्री 360 डिग्री होता है सर्कल में, पाई चार्ट की फॉर्म में हो सकता है। हम इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है। याद रखना, कलेक्शन करना, फिर उसको प्रेजेंट करना कि भाई कैसे दिखा सकते हैं ताकि सुथरा लग जाए आख्यान है। उसके बाद लास्ट चीज क्या? तो कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, और उसके बाद एनालिसिस। एनालिसिस तो याद रखना किसका? ऑफ डाटा, ऑफ डाटा। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ डाटा। डाटा क्या? डाटा इंफॉर्मेशन, मतलब के सूचना। सूचना मतलब के इंफॉर्मेशन बोले तो किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर सारी बातें इकट्ठा कर लेना। जैसे कि तुम्हारी गली के अंदर 10वीं क्लास में कितने बच्चे पढ़ते हैं, तो तुम क्या करोगे? तुम गली में जाके पूछ के आओगे ना, सभी बच्चों से पूछ के आओगे ना, बताओ हाँ या ना? पूछ के आओगे भी तुम कौन सी क्लास में हो, तो फिर एंड में तुम क्या कहोगे? हमारी गली में 5 बच्चे ऐसे हैं जो 10वीं क्लास में पढ़ते हैं। तो आपने क्या किया? सबसे पहले आपने डाटा कलेक्ट किया, सबसे पहले आपने क्या किया? डाटा कलेक्ट किया। उसके बाद में आपने डाटा को लिखा,
उसके बाद आपने डाटा को लिखा, प्रेजेंटेशन इस प्रकार आपने दिखाया डाटा को, और फिर उससे आपने एनालिसिस की, नई नई बातें सामने निकाली। वो नई नई बातें क्या होंगी वो आगे जाके हम पढ़ेंगे, एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कलेक्शन, प्रेजेंटेशन और एनालिसिस क्या होता है, हम ये बातें सीख रहे हैं। अब देखो सारे बच्चे, अब बात आई है घूम फिर कर किसके ऊपर, डाटा के ऊपर। कलेक्शन हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, एनालिसिस हो गया, ऑफ डाटा। सर ये डाटा क्या है, डाटा के बारे में बताओ, ये डाटा क्या है, डाटा, ये डाटा क्या है, ये बार सारे बच्चे देखो, सारे बच्चे, हाँ वेरी गुड, क्या है ये डाटा, क्या है आपसे पूछ रहा है कि ये डाटा क्या है। तो याद रखना डाटा दो प्रकार का होता है। डाटा, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, सबसे पहले डाटा को कलेक्ट कैसे कर सकते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम दो तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहला जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो होता है प्राइमरी डाटा। क्या होता है वो, प्राइमरी डाटा, प्राइमरी डाटा। और एक होता है सेकेंडरी डाटा, एक होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी डाटा। दो प्रकार से हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। इनके एक और नाम होते हैं, इनका एक और नाम होता है, हाँ एक और नाम होता है जो प्राइमरी डाटा होता है, जो प्राइमरी डाटा होता है इसको हम पर्सनल डाटा ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पर्सनल डाटा। क्या बोलते हैं, पर्सनल डाटा। पर्सनल डाटा मतलब क्या, प्राइमरी डाटा के अंदर, याद रखना प्राइमरी डाटा के अंदर जो एजेंट होगा, मान लो मैं हूं, मेरे को डाटा इकट्ठा करना है, तो मैं, प्राइमरी डाटा का मतलब है पर्सनल। क्या मतलब इसका, पर्सनल, पर्सनल तरीके से जाके डाटा कलेक्ट करूंगा। अगर मैंने पता लगाना है भी हमारी गली में 10वीं में कितने बालक पढ़ रहे हैं, तो मैं सबके घर घर जाऊंगा और फिर पूछूंगा कि कौन कौन बच्चे हैं, सारा डाटा कॉपी में लिख के लाऊंगा, उसको बोलते हैं पर्सनल डाटा, प्राइमरी डाटा। और याद रखना इसको हम कोई बार बोल देते हैं क्वेश्चनियर। क्या बोल देते हैं, क्वेश्चनियर बोलते हैं इसको, क्वेश्चनियर बोलते हैं कि भाई क्वेश्चन करके प्रश्न पूछ के आप डाटा निकाल रहे हो। मैं गया, मैंने अगले बंदे से पूछा तुम्हारे घर में कोई 10वीं का बालक है, वो क्या कहेगा, हाँ है, तो मैंने क्वेश्चन किया ना। तो याद रखना आपको ऑप्शन में कई बार ये क्वेश्चनियर दिख जाता है, इस प्राइमरी डाटा की जगह आपको पर्सनल डाटा दिख सकता है, क्वेश्चनियर भी दिख सकता है। तो याद रखना अगर डाटा में प्राइमरी डाटा के बारे में पूछ ले हुए तो याद रखियो या तो पर्सनल डाटा हो सकता है या फिर क्वेश्चनियर डाटा भी हो सकता है। ये बात आप याद रखना। दूसरी बात, सेकेंडरी डाटा, ये कैसा डाटा होता है। अभी हम डाटा की कलेक्शन की बात कर रहे हैं सिर्फ, आगे हमें अभी बड़े नहीं हैं, कलेक्शन की बात कर रहे हैं। हमारे पास प्राइमरी डाटा हो गया, सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है। अब देखो सारे बच्चे, फॉर एग्जांपल हम थोड़े आलसी हैं, हम कहीं पर जा नहीं सकते या हमारा मन नहीं करता जाने का, और हमें यह पता लगाना है कि हमारे से अगली गाड़ में, मान लो हमारे से, अब हमारी गाड़ में तो हम घूमे कोई दिक्कत नहीं है, अब अगली गाड़ की भी जानकारी निकालनी है। हम है थोड़े आलसी, बारिश का मौसम वैसे चल रहा है, तो आप क्या कहोगे, एक काम कर लो ना, एक काम कर लो, फलाने मानस को बुलाओ, वो थोड़ा सा घुमंतू टाइप प्राणी है, उसको पता है कौन बच्चा कहां पढ़ता है, किसकी बहू कहां घूमती है, कौन किसके बिटोड़े में से गोसे चुराता है, उसको सब पता है। तो आप क्या कहोगे, आप किसी बंदे को पकड़ रहे हो, आप किसी सोर्स को पकड़ रहे हो डाटा कलेक्ट करने के लिए। मेरी बात को पकड़ पा रहे हैं, मजाक को छोड़ दो, इंफॉर्मेशन मेन है उसको पकड़ो। आप डाटा को कलेक्ट करने के लिए पर्सनल नहीं जा रहे, किसी सोर्स को पकड़ रहे हो, किसी सोर्स को। तो याद रखना सेकेंडरी डाटा होता है, उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होता है, सोर्स। आप कोई सोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, सोर्स क्या बोलते हैं, सूत्र। क्या बोलते हैं इसको, सूत्र। सूत्रों से कहते हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आई है, मतलब कि सोर्स से खबर है। वो सोर्स क्या होता है वहां पर बताते नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं सोर्स क्या होता है। जिस भी तरीके से आप इंफॉर्मेशन निकालो, पर्सनल जा रहे हो वो प्राइमरी डाटा है, लेकिन अगर आप किसी और तरीके से सोर्स, किसी और सोर्स के जरिए आप इंफॉर्मेशन निकाल रहे हो, वो कहलाता है क्या, सेकेंडरी डाटा कहलाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको देखना है 2011 की जनगणना के बारे में आपको जानकारी चाहिए, भारत की 2011 की जनगणना के बारे में, तो मेरे को बताओ क्या आप पूरे देश में घर घर घूमोगे जानकारी लेते, नहीं। 2011 की पूरी जनगणना ऑनलाइन है, आप गूगल पे जाके सर्च करो, आपको सारी बातें मिल जाएंगी। किस जिले में, किस राज्य में साक्षरता दर ज्यादा है, किस में कम है, किस में लिंग अनुपात ज्यादा है, किस में कम है, किस में मृत्यु दर ज्यादा है, किस में कम है, आपको सारी डाटा मिल जाएगा। तो आपने सोर्स क्या पकड़ा, इंटरनेट पर गूगल पर आपने सर्च किया, आपको सारा डाटा मिल गया। ये होता है सेकेंडरी डाटा। तो प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा में मेरे हिसाब से इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। ये हो गया अपने डाटा। उसके बाद डाटा क्लियर हो गया, ठीक है, इसने उतार लियो। सारे बच्चे साथ साथ में उतारते रहना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट भी आगे आएंगे, वो भी सारी चीजें आप देखते रहना। अब बात करते हैं डाटा की। अभी तक तो था कि डाटा को, अब तक था कि डाटा का कलेक्शन कैसे करते हैं, प्राइमरी डाटा क्या होता है, सेकेंडरी डाटा क्या होता है। अब बात करते हैं डाटा कितने प्रकार का होता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डाटा। डाटा दो प्रकार का होता है, याद रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। डाटा दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार होता है ग्रुप्ड डाटा, पहला होता है अनग्रुप्ड। अनग्रुप्ड बोल लो पहले को, नोट ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड क्या बोलते हैं इसको,
ग्रुप्ड, अनग्रुप्ड, हाँ अनग्रुप्ड बोलते हैं, अनग्रुप्ड, अनग्रुप्ड डाटा, क्या बोलते हैं इसको, अनग्रुप्ड डाटा, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोलते हैं, ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा। याद रखना आपके एग्जाम में, हरियाणा वाले बच्चे सुन लो ध्यान से, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा वो अनग्रुप्ड डाटा से बनेगा। कहां से क्वेश्चन बनेगा, अनग्रुप्ड डाटा से। ग्रुप्ड डाटा के अंदर से हाँ क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि उनका मुंह नहीं पकड़ सकते, उनके हाथ नहीं पकड़ सकते, वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन चांस ज्यादा क्या है, अनग्रुप्ड डाटा से क्वेश्चन आने के चांस है। लेकिन मैं साथ साथ में आपको ग्रुप्ड डाटा के भी कंप्लीट सारे के सारे कंसेप्ट बताऊंगा, एक भी कंसेप्ट छोड़ूंगा नहीं आपका, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं अनग्रुप्ड डाटा कौन सा होता है। ये वो डाटा होता है जो ग्रुप के अंदर नहीं होता। सर ये बात तो हमें दिख भी रही है, अनग्रुप्ड मतलब कि जो ग्रुप के अंदर नहीं है। जैसे कि देखो मैं पूछता हूं क्लास 10th 10वीं क्लास के अंदर, 10वीं क्लास के अंदर जो बच्चों के नंबर आए हैं मैथ में, जो 10वीं क्लास के अंदर बच्चों के नंबर आए हैं जरा वो लिख के दिखाओ। जो मान लो 10 बच्चे हैं, मैं मान लो 5 बच्चे हैं आपकी क्लास में, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, तो पांचों बच्चों के नंबर लिखो मैथ के अंदर कितने आए हैं। आप कहोगे सर 50, 55, 45, 65 और 85। सर ये नंबर आए हैं, ये है उन पांचों बच्चों के नंबर। ये है क्या, उन पांचों बच्चों के नंबर हैं, ये जो उन बच्चों के नंबर आए हैं किसमें, मैथ में आए हैं। ठीक है, एक रद्दी बच्चा भी है, एक होशियार बच्चा भी। अब आप कहोगे सर ठीक है, ये डाटा क्या होता है, अनग्रुप्ड डाटा। क्या है ये, अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा है। आप देखो सारे बच्चे इसी के अंदर हम एक चीज और देखते हैं, इसी के अंदर हम एक चीज और देखते हैं। क्या देखते हैं, हम देखते हैं ग्रुप्ड डाटा। अब ग्रुप्ड डाटा किस प्रकार का होता है, ये तो अनग्रुप्ड डाटा हो गया। ग्रुप्ड डाटा वो होता है जिसके अंदर एक ग्रुप बना दिया जाता है, एक ग्रुप, एक क्लास। देखो अब जो मैं वर्ड पकड़ रहा हूं वो थोड़ी सी टेक्निकल टर्म है जो आप आगे जाके पढ़ेंगे। आप अनग्रुप्ड में तो क्या डायरेक्टली चीजों को पढ़ते हो, ग्रुप्ड डाटा में आप चीजों को क्लास इंटरवल में पढ़ते हो। किसमें पढ़ते हो, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, क्लास इंटरवल जैसे कि देखो मैं यहां पर लिखता हूं 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। मान लो मैंने यहां पर ये लिखा, और इसको ना थोड़ा सा हम चेंज करते हैं डाटा को। यहां पर हम लिखते हैं 20, यहां पर हम लिखते हैं 25, नहीं यहां पर लिखते हैं 35, यहां पर 45 हो गया, यहां पर हो गया अपना 55 और यहां पर हो गया अपना 30। मान लो ये डाटा अपने पास, ये डाटा है। अब हमने क्या किया, हमने एक ग्रुप बना दिया, हमने एक ग्रुप बना दिया, हमने एक क्या बना दिया, एक ग्रुप बना दिया जिसको हमने नाम दे दिया क्या, क्लास इंटरवल। क्या बोलते हैं इसको, टेक्निकल टर्म में क्लास इंटरवल बोलते हैं। कि भाई 0 से लेकर 10 नंबर किस बच्चे के हैं, 10 से 20 नंबर किसके हैं, 20 से 30 के कितने बच्चे हैं, 30 से 40 के, 40 से 50, 50 से 60 के। जैसे कि देखो आपको पता है भाई हमारे पास एक बच्चा ऐसा है जिसके 20 नंबर है, बताओ और किसी के 20 नंबर है इसके आसपास है, नहीं है। तो आप क्या कहोगे, सर 20 और 30 का जो क्लास तो ये है, तो इसके अंदर कितने बच्चा आएगा, एक बच्चा आएगा, ऐसे लिखते हैं। इसके अंदर कितना बच्चा आएगा, एक बच्चा। अब आप देखते हो सर 35, अब 35 किसके बीच में आएगा, 35 से सर 30 और 40 के बीच में आता है, तो इस क्लास इंटरवल में एक बच्चा और आ गया। बात समझ पा रहे हो, इसमें एक बच्चा और आ गया। फिर आप देखते हो सर 45 तो सर इस और इसके बीच में आएगा, तो एक बच्चा यहां पर आ गया। सर 55 तो इनके बीच में आएगा, तो एक बच्चा यहां पर आ गया। और फिर 30 देखते हो आप, इसमें आएगा 30, तो यहां पर एक बच्चा था, एक और आ गया, मतलब के 2 बच्चे हो गए। तो ये क्या होता है अपना, इसको क्या बोलते हैं, जो हमने ये इंफॉर्मेशन निकाली कि किस क्लास इंटरवल में कितने कितने बच्चे आ रहे हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, मतलब के बारंबारता। क्या बोलते हैं इसको, बारंबारता। अब याद आ रही होंगी आपको चीजें पढ़ी हुई, बारंबारता, बारंबारता फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बारंबारता। मतलब है किस क्लास इंटरवल में कितने बच्चे आ रहे हैं उसको बोलते हैं ग्रुप्ड डाटा। ये आपने डाटा को एक ग्रुप करके लिख दिया, और यहां पर देखने में अच्छा लग रहा है, यहां पर ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है। तो याद रखना अनग्रुप्ड डाटा और ग्रुप्ड डाटा दो प्रकार के अपने क्या होते हैं, डाटा होते हैं। ठीक हो गया, अब इसमें आगे देखते हैं, इसे नोट कर लो सारे बालक, ग्रुप्ड डाटा और अनग्रुप्ड डाटा। यहां से प्रश्न बन जाता है, याद रखना आपको ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक चीजें पढ़नी है। तो इन्हीं चीजों पर आपने ध्यान देना है, एक एक डेफिनेशन के ऊपर, हर एक बात के ऊपर आपने ध्यान देना है। क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखो सारे बच्चे, अनग्रुप्ड डाटा के ऊपर तो हम डिस्कशन करने ही वाले हैं। अब बात करते हैं ग्रुप्ड डाटा के ऊपर। एक बार देखो, ग्रुप्ड डाटा, ये जो ग्रुप्ड डाटा होता है ना, ये दो प्रकार का होता है। जो ग्रुप्ड डाटा होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार क्या होता है इसके अंदर, पहला होता है इसके अंदर कॉन्टिन्यूस डाटा, और एक होता है डिसकंटिन्यूस
कॉन्टिन्यूअस डाटा। एक होता है आपका कॉन्टिन्यूअस डाटा, एक होता है आपका डिसकंटिन्यूअस डाटा। सारे बच्चे देखते रहना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस डाटा और डिसकंटिन्यूअस डाटा दो प्रकार के आपके डाटा होते हैं। अब ये कैसे होता है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे क्लास इंटरवल की। क्लास इंटरवल से ही आप समझ जाओगे कि कॉन्टिन्यूअस डाटा क्या होता है और डिसकंटिन्यूअस डाटा क्या होता है। देखो सारे बच्चे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। मेरे को बताओ, अभी अभी जो हमने पढ़ा था क्लास इंटरवल, वही सेम इंटरवल है ना। यहां पर आप क्या देख रहे हो, जहां ये इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो पहली क्लास इंटरवल में जो पहले लिखा जाता है इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, जो बाद में लिखा जाता है इसको बोलते हैं अपर लिमिट। तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट, अब देखो सारे बच्चे, जो पहला क्लास इंटरवल था 0 से 10 तक, इसकी जो अपर लिमिट थी, इसकी जो अपर लिमिट थी वो कितनी थी, 10 थी। और जो दूसरा क्लास इंटरवल है उसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, उसकी जो लोअर लिमिट है वो कितनी है, 10 है। तो इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम है, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट क्या है, सेम है। तो सर ऐसे जब सेम होगा, सर ऐसे जब सेम होगा तो मेरे को एक बात बताओ, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस डाटा। मतलब डाटा कंटिन्यू हो गया, 10 पर खत्म हुआ तो 10 ही पर शुरू हो गया, 10 पर खत्म हो गया तो 10 पर ही शुरू हो गया, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्टिन्यूअस डाटा बोलते हैं। ठीक हो गया। एक होता है डिसकंटिन्यूअस डाटा। अब डिसकंटिन्यूअस डाटा कौन सा होता है, देखो सारे बच्चे, हम फिर क्लास इंटरवल की बात कर रहे हैं। 0 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50। ये एग्जांपल है डिसकंटिन्यूअस डाटा का। अब यहां पर और यहां पर आप अंतर तो देखते समझ में आ गया होगा आपको कि इसकी अपर लिमिट और पहले वाले की अपर लिमिट और दूसरे वाले की लोअर लिमिट आपस में क्या है, बराबर है। यहां पर देखो इसकी अपर लिमिट ये है पहले वाले की और दूसरे वाले की लोअर लिमिट ये है। मेरे को बताओ क्या आपको ये बराबर दिखते हैं, क्या आपको ये बराबर दिखते हैं। अब यहां पर एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, समझना इस चीज को। फॉर एग्जांपल मान लो किसी बच्चे के 10.5 नंबर है, मान लो किसी बच्चे के 10.5 नंबर है फॉर एग्जांपल, तो वो बच्चा बताओ आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे। 10.5 छोड़ो, आप यहां मान लो 10.6, 10.6, आप उसको किस कैटेगरी में डालोगे। देखो ये तो 0 से लेके 10 तक है, हमारा जो डाटा है वो तो 10 से ज्यादा है, तो आप इसमें डाल नहीं सकते। और ये 11 से शुरू हो रहा है, ये कहां से शुरू हो रहा है, 11 से शुरू हो रहा है। अगर ये 11 से शुरू हो रहा है तो ये तो 11 से कम है, इसका मतलब ये तो फिर किसी खन्ने में नहीं है। यो बात तो हमने बता देना चाहिए, कहने का मतलब तो यही है ना। तो याद रखना ये एक प्रकार से एक गलत तरीका है लिखने का, ये एक प्रकार से याद रखना, ये बात आपको कहीं लिखी हुई मिलेंगी नहीं, समझना ध्यान से इन चीजों को। और यही चीजें आपको एग्जाम में काम आने वाली है, आगे लाइफ में भी काम आएंगी, कोई पूछेगा तो। ये गलत तरीका है लिखने का। तो इस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को, इस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में, इस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में, इस डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को हमें कंटिन्यूअस फॉर्म में करेक्ट करके लिखना पड़ता है। कैसे करेक्ट करना है वो सीख लो सारे बच्चे। देखो जैसे आपको दिखता है यहाँ पर 0 से लेके 10, यहाँ पर क्या लिखता है। अब आपको पता है 10 और 11 के बीच का हमारे पास खाना ही नहीं है, हमारे पास खाना नहीं है, तो आप इसको कहां पर अरेंज करोगे। याद रखना आपको कुछ नहीं करना, इसकी तो जो चीजें बराबर नहीं थी, इसकी अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट बराबर नहीं है ना, आपको यही पकड़ने हैं। इसकी अपर लोअर लिमिट ले लो 11, इसमें से इसकी अपर लिमिट घटाओ 10 और बटे में कर दो 2। 11 में से 10 गए, कितने बचे, 1 बचा, 1/2 मतलब कितना आया 0.5, कितना है 0.5। अब देखो सारे बच्चे करना क्या है आपको इसकी जो देखो इसकी जो पहला जो था जिसकी अपर लिमिट 10 थी उसमें 0.5 जोड़ना है। क्या करना है, 0.5 जोड़ना है, तो ये 10.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा। अब 0.5 आपने इसमें जोड़ दिया, तो अब जो इसकी लोअर लिमिट थी 11, इसमें से 0.5 घटाना है, इसमें जोड़ना है तो इसमें घटाना है। घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 11 में से 0.5 घटाओगे तो 10.5 रह जाएगा, तो यहां पर आएगा 10.5। उसी प्रकार ये क्या हो जाएगा 20.5, ये क्या हो जाएगा 20.5, ये क्या हो जाएगा 30.5, ये क्या हो जाएगा 30.5, ये हो जाएगा आपका 40.5 और ये जाएगा आपका 40.5 और ये जाएगा 50. अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है, देखो अगर यहाँ पर खत्म हो रहा है मामला तो आप यहाँ पर 50 लिख सकते हो, कोई दिक्कत। बात समझ में आ रही है आपको, देख लो सारी बातें। हमने डिसकंटिन्यूअस डाटा को, डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को हमने कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया आप सारी चीजें देख रहे हो। इसी प्रकार अगर आपके सामने आता है, वैसे तो आएगा नहीं कंटिन्यूअस फॉर्म, ये मतलब कि जो अपना ग्रुप्ड डाटा होता है इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत कम बनता है पेपर में। अगर बन गया तो आपको पता होना चाहिए डिसकंटिन्यूअस फॉर्म को कंटिन्यूअस फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ठीक हो गया, आगे करें बात। वेरी गुड। देखो ये तो सारी हम मोटी मोटी बातें कर रहे थे कि डाटा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करने के तरीके क्या होते हैं, डाटा क्या होता है, ग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा क्या होता है। ठीक हो गया। अब इसके बारे में क्या है, इसके बाद क्या है, वेरी गुड। ये चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से प्रश्न बनेगा।
आपके एग्जाम में यहीं से प्रश्न बनेगा। और इस चैप्टर को जिस नाम से बच्चे पुकारते हैं, क्या बोलते हैं इस चैप्टर को स्टैटिस्टिक्स नहीं बोलते, बोलते हैं मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन कराओ। क्या बोलते हैं सर? मीन मीडियन मोड वाले क्वेश्चन कराओ। तो यही है वो चैप्टर जिसको बोलते हैं मीन मीडियन मोड वाला चैप्टर। क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब के हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? केंद्रीय प्रवृत्ति है ये, प्रवृत्ति की माप। क्या बोलते हैं इसको हिंदी में? केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसका मतलब है मेजर्स मतलब के मापना, सेंट्रल टेंडेंसी उसके केंद्र के कुछ इंफॉर्मेशन को निकाल के उसके अंदर से नए एनालाइज करना, टेंडेंसी, इसको बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, उसकी प्रवृत्ति देखनी है, उसके सेंटर में उसकी कैसी प्रवृत्ति है, केंद्रीय प्रवृत्ति। बात को समझ पा रहे हैं थोड़ा? तो इसके अंदर क्या क्या होता है सर? अगर ये बात नहीं भी समझ में कि क्या होता है कोई दिक्कत नहीं, इसके अंदर जो चीजें डिस्कस करनी है वो समझो, मेन तो वही है। क्या है? सबसे पहली चीज इसके अंदर आप देखोगे वो देखोगे आप क्या? मीन। क्या देखोगे? मीन देखोगे। मीन सबसे पहले क्या देखोगे आप इसके अंदर? मीन देखोगे। उसके बाद आप क्या देखोगे? उसके बाद आप देखोगे इसके अंदर मीडियन। क्या देखोगे? मीडियन। उसके बाद आप क्या देखोगे इसके अंदर? मोड देखोगे। क्या देखोगे? मोड देखोगे। ठीक है, देखो सारे बच्चे, मीन मीडियन मोड, ये तीन चीजें आप इसके अंदर पढ़ोगे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर। तो पहली बात देखते हैं कि मीन का मतलब क्या होता है। ये मीन वही मीन है जो आप पहले पढ़ के आ चुके हो। मैंने आपको एक चैप्टर कराया था, क्या कराया था? सीक्वेंस एंड सीरीज करके एक चैप्टर आपको पढ़ाया था। उस चैप्टर के अंदर मैंने आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ाए थे। हाँ सर पढ़ाए थे। उसके अंदर मैंने आपको अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, एएम, जीएम और एचएम पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? सर पढ़ाए थे। वही सब तीनों चीजें इस मीन के अंदर आती हैं। सबसे पहले तो अर्थमेटिक मीन, फिर ज्योमेट्रिक मीन और फिर हार्मोनिक मीन। ये तीन चीजें इसके अंदर आती है मीन के अंदर। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन होते हैं। ठीक हो गया? याद रखना ये तीनों के तीनों मीन आपको मैथमेटिकल एवरेज देते हैं। मतलब कि ये आपको एक एवरेज निकाल के देंगे, आपको एक एवरेज, एक मैथमेटिकल एवरेज मतलब एक संख्या के रूप में एक एवरेज निकाल के देंगे कि ये आपका एवरेज है। अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक हो गया? मैथमेटिकल एवरेज देंगे। अच्छा, मीडियन और मोड। मीडियन हिंदी बताऊं इनका नाम? मीडियन देखो, इसका तो पता है आपको, क्या बोलते हैं इसको? मध्य। क्या बोलते हैं इसको? मध्य बोलते हैं। मीडियन को बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। और मोड को बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। क्या बोलते हैं इसको? बहुलक। एक बार मैं इसका नाम भी कंफर्म कर लेता हूं, गलत ना हो जाए कहीं। हाँ ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? बहुलक बोलते हैं। याद रखना मीन तो आपको मैथमेटिकल एवरेज देता है। ये क्या होती है मैथमेटिकल एवरेज? आगे जाके हम पढ़ेंगे। और ये आपको देती है पोजिशनल एवरेज। क्या देते हैं? पोजिशनल एवरेज। तो पोजिशनल एवरेज निकालनी है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? हम प्रयोग करते हैं मीडियन का या फिर मोड का। और अगर हमें मैथमेटिकल एवरेज निकालनी हो तो किसका प्रयोग करते हैं? हमें मीन का, जिसके अंदर एएम, जीएम, एचएम, अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन आते हैं। ठीक, क्लियर होगी बात? इसके बाद बात करते हैं सबसे पहले इसको मिटा दूं मैं, ये तो आपने उतार लिया होगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर अर्थमेटिक मीन की, कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है। देखो सारे बच्चे, अर्थमेटिक मीन एएम, अर्थमेटिक मीन मतलब के समांतर माध्य। क्या बोलते हैं हिंदी में इसको? समांतर माध्य। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये चीजें पहले पढ़ के आ चुके हैं। इनके फॉर्मूले में मैं डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि सारी चीजें मैं पहले आपको समझा चुका हूं सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है आपको पता है। अगर आपको अर्थमेटिक निकालना है, अर्थमेटिक मीन निकालना है दो चीजों का, एक्स का और वाई का। देखना सारे बच्चे, अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है मतलब के एक्स का और वाई का अर्थमेटिक मीन निकालना है तो कैसे निकालते थे? मैंने आपको बताया था कैसे निकालते थे अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन निकालते हैं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 2। ये होता है अर्थमेटिक मीन। दोनों को जोड़ो, भाग में कर दो 2।
ये होता है कि आपका अर्थमेटिक मीन। लेकिन सोचो आपके पास x और y दो संख्या ऐसे ना हो, आपके पास x की टर्म में बहुत सारी चीजें हो, xi की टर्म में जैसे कि x1, x2, x3, x4 ऐसे कर करके आपके पास xn तक बहुत सारी संख्याएं हैं और आपको उनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या होता था, उस केस में अर्थमेटिक मीन क्या होता था, याद रखना दो संख्याओं में तो ये होता है। इस केस में क्या होगा, जैसे कि देखो दो संख्याएं जोड़ी और बटे में आपने 2 कर दिया, तो याद रखना यहां पर आप जितनी भी संख्याएं दे रखी है, मान लो आपको n संख्याएं दे रखी हैं, 1 2 3 4 n संख्याएं दे रखी हैं, तो आप सभी को जोड़ो, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस कहां तक जाएंगे, xn तक जाएंगे। और आप इसको भाग दोगे जितनी भी संख्याएं, जैसे कि यहाँ पर 2 संख्याएं थी तो आपने 2 से भाग दिया था, यहाँ पर n संख्याएं हैं तो आप इसको n से भाग दोगे, जितनी भी अर्थमेटिक मीन ऑफ n, ठीक है। तो इसको बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर 2 संख्याएं आ जाए तो उनका फॉर्मूला ये होता है, आपको पता है, ये भी आपको पता है। नॉर्मल जो हम एवरेज निकालते हैं, नॉर्मल एवरेज क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब बटे में संख्या। मान लो 25 संख्याएं हैं तो सभी संख्याओं का योग करो, बटे में लिख दो 25, वही है सभी का योग बटे में n मतलब संख्याएं, ठीक हो गया ना, वही है एवरेज वाला फॉर्मूला, सिंपल सा फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये तो सिंपल बातें, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात थी, ये जो बात थी, ये बात थी सारी की सारी किसकी, ग्रुप्ड डाटा की, किसकी, ग्रुप्ड डेटा की। अगर आपके पास ग्रुप्ड डेटा था, सॉरी अनग्रुप्ड डेटा की, किसकी, अनग्रुप्ड। अगर आपके पास अनग्रुप्ड डाटा होता है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ये वाला भी सारा अनग्रुप्ड डाटा में आता है, ठीक है, ये सारा। और अगर आपके पास आता है ग्रुप्ड डाटा, अगर आपके पास आता है ग्रुप्ड डाटा, तो ग्रुप्ड डाटा की क्या होती है फॉर्मूले, देखो इसके थोड़े से अलग होते हैं, फॉर एग्जांपल इसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f, सिग्मा fx डिवाइड बाय सिग्मा f। देख लो सारे बच्चे और नोट कर लो। और यहाँ पर जो अर्थमेटिक मीन होता है, याद रखना, यहाँ पर भी हर जगह आपको अर्थमेटिक मीन कैसे दिखेगा, x के ऊपर ऐसे बार लगा हुआ दिखाई देगा आपको, x के ऊपर बार, इसको बोलते हैं मीन। क्या बोलते हैं इसको, मीन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं मीन। तो ये होता है अपना ग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला। अगर ग्रुप्ड डाटा आपके पास आ जाए तो आप उसको ऐसे दिखाएंगे। अब यहाँ पर f क्या होता है, x क्या होता है, एक बार देख लेते हैं, एक बार छोटा सा एक एग्जांपल ले लेते हैं कि होता क्या है। ये तो आपको पता है, मान लो आपके पास दे रखा है 10, 15, 15 और 20, आपको इनका एवरेज निकालना है, आपको इनका अर्थमेटिक मीन निकालना है। तो आप क्या कहोगे, x, आप सबको जोड़ोगे, तो आपको पता है सबको जोड़ना है, जोड़ोगे सबको, 15 15 30 और 20, 50 और 10 60, 60 बटे में 1 2 3 4, 4 संख्याएं तो बटे में 4 कर दोगे, कितना आएगा, 15 चौके 60, तो 15 आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा। सिंपल, ये तो आपको पता है, अन्य ग्रुप्ड डाटा का तो आपको पता है। ये कैसे होता है, देखो सारे बच्चे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास क्लास इंटरवल। क्या है, ये क्लास इंटरवल दे रखे हैं आपको, क्लास इंटरवल आपको दे रखे हैं। अब क्लास इंटरवल आपको दे दिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। उसके बाद आपको देगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दे दी आपको। फ्रीक्वेंसी क्या दी, मान लो 0 से 10 आपको, मान लो यही फ्रीक्वेंसी है, मान लो 10, 15, 15 और 20, ये आपको दे दिया। अब आपने फार्मूला देखा, फॉर्मूले में आपने क्या देखा, आपने देखा f और सिग्मा। ये जो सिग्मा है ना, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो सिग्मा है आपके पास, इसको देख के घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखना, इसका मतलब होता है सिर्फ और सिर्फ क्या, सम करना। इसका मतलब क्या था, सम मतलब के जोड़ना। इस साइन का मतलब होता है जोड़ना। बात खत्म। क्या हो गया, क्वेश्चन आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता चला इनका मतलब क्या होता है, जोड़ना। सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, सम करना। अब देखो सारे बच्चे, आपको पता है सर इसमें दे रखा है f इंटू एक्स, सिग्मा f इंटू एक्स। अब सर हमें पता है भाई f तो ये है, f तो सारे के सारे ये है, हमें पता है f तो सारे के सारे ये है, लेकिन आपके पास x नहीं पता आपको कि x क्या है। भाई f तो हमें दिखता है, फ्रीक्वेंसी है, लेकिन x नहीं पता x क्या है। तो याद रखना सारे बच्चे, x यहां पर आप देखोगे इनकी मिड वैल्यू को क्या बोलते हैं, x बोलते हैं। अब यहाँ पर अलग से x निकालना पड़ेगा आपको यहाँ पर अलग से x। देखो ये चीजें जब मैं करा रहा हूं आपको याद आ रही होगी किसकी, स्टैटिस्टिक्स की, ठीक है ना। आपको x निकालना पड़ता है, तो आप कैसे निकालते हो x, इनको जोड़ते हो, 10 और 0 कितना हो जाएगा, 10, और उसका आधा कर देते हो, मतलब के 5। 20 और 10 30, उसका आधा कर देते हो 15। 30 और 20 50 का आधा 25। 40 और 30 70 का आधा कितना, 35।
मतलब कि इनको जोड़ के और बटे में 2 कर रहे हो और निकल जाती है आपकी x की सारी के सारी वैल्यूज। ठीक हो गया। अब आपको पता है आपको करना सिग्मा f इंटू एक्स, मतलब कि f और x की गुणा करके आपको जोड़ना है, सभी को जोड़ना है। तो देखो अगर यहां पर हम देखें कि fx क्या होगा, f इंटू एक्स हम यहीं पर निकाल लेते हैं। f इंटू एक्स क्या आएगा, देखो सारे बच्चे 10 गुणा में 5 मतलब कि 50, 15 गुणा 15 मतलब कि 225, 15 गुणा 25, 25 पंजे 125 का 5 का हासिल बच्चे, 25 पंजे 125 का 5 हासिल बच्चे 12, 25 एकम 25 और 12, 12 जोड़ोगे आप इसमें तो हो जाएगा 37, 37, 35 गुणा 20 मतलब के 70 और जीरो। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है बात। अब यहां पर देखो सारे बच्चे, आपको पता है सिग्मा एफ एक्स मतलब कि एफ एक्स की जो वैल्यू उसका सिग्मा करना है, सबको जोड़ना है। सिग्मा का मतलब सबका समीशन करना है, जोड़ना है। जोड़ोगे तो क्या आएगा, 5 और 5 10 की 0 हासिल बच्चा 1। अब देखो सारे बच्चे 7 और 1 8, 8 2 10 और 5 15 का 5 का हासिल बच्चा 1, 4 और 2 6, 12 और 1 13, 1350। तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये क्या आया 1350 क्या है, ये आया सिग्मा एफ एक्स। क्या आया, ये सिग्मा एफ एक्स। 1350 क्या आया, सिग्मा एफ एक्स आया। अब आपको पता है भाई सिग्मा एफ एक्स कितना आया 1350, लेकिन सिग्मा एफ भी तो बताना है, तो एफ का योग, सिग्मा एफ का मतलब सबका योग। तो देखो 15 15 30 और 10 40 और 20 कितना है, ये कितना है 60, 60 आ गया ना 60। तो अब बटे में क्या लिखोगे, यहां पर अगर आपको इसका मीन निकालना है तो बटे में क्या लिखोगे 60। इससे काटोगे 6 दूनी 12 का 2 का हासिल बचा 1, हासिल बचा 1, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 22.5, 22.5 आपका क्या आ जाएगा, मीन आ जाएगा इसे ग्रुप डी डाटा का मीन। कोई दिक्कत बताओ इसमें, क्लियर है बात। तो आप बात को समझ पाए कि ये ग्रुप डी डाटा क्या होता है और अनग्रुप डाटा क्या होता है। याद रखना आपके पेपर में ग्रुप अनग्रुप डी डाटा से क्वेश्चन बनेगा, ग्रुप डी डाटा से क्वेश्चन बहुत कम बनने के चांस है, बन सकता है लेकिन चांस बहुत कम लगा दिया। ठीक है, ठीक है, क्लियर है बात। आगे बढ़ते हैं। अच्छा कोई नहीं, कोई नहीं, ठीक है, बाद में कर लेंगे, अभी तो हमने वो करना नहीं है ना। चलो जी आगे देखते हैं, आगे क्या है इसके अंदर। हाँ इसके अंदर चलो, इसके अंदर एक नया फॉर्मूला और है, वो फॉर्मूला भी देख लो सारे बच्चे। ग्रुप डी डाटा के अंदर आपको एक नया फॉर्मूला और बताता हूं मैं आपको, देखो क्या होता है फॉर्मूला। फॉर्मूला देखो, वैसे तो आपको ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन चैप्टर अगर आपको दिखता है कि सर चैप्टर हमें दिखा रहा है ये सारी चीजें, अगर प्रीवियस ईयर में अगर एक भी क्वेश्चन आ जाता है तो बच्चा घबरा जाता है कि सर एक क्वेश्चन आया था अब क्या करें, तो उस केस में हमें ये चीजें पढ़नी पड़ती हैं। तो देखो एक फॉर्मूला और है अपना, वो फॉर्मूला क्या कहलाता है, उस फॉर्मूले के बारे में देखो जरा। फॉर्मूला क्या है, अगर आपको मीन निकालना है तो एक फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ। अब देखो सारे बच्चे, सर ये क्या बोला है, सर ये क्या बोला है, सर ए हमें नहीं पता क्या है, सर डी हमें नहीं पता क्या है। याद रखना ए का मतलब होता है अज्यूम्ड मीन, अज्यूम्ड मीन। ए का मतलब क्या होता है, अज्यूम्ड मीन, मतलब कि माना गया माध्य, कोई भी माध्य आपने मान लेना है वो होता है अज्यूम्ड मीन। और ऐसा नहीं कोई भी, आपको इसमें से देखे एक एस्टिमेट लेके मानना होता है। इसका आंसर आपको पता नहीं कितना आया था अपना, 22.5 आया था शायद, है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं और इस फॉर्मूले से भी करके देखेंगे हमारा सेम आएगा। ठीक है, अच्छा एक होता है आपका अज्यूम्ड मीन, और यहाँ पर जो आपको एफ का तो मतलब पता है लेकिन डी नहीं पता, तो डी का मतलब होता है क्या, डी का मतलब डेविएशन। क्या मतलब होता है इसका, डेविएशन मतलब के विचलन। ठीक है, विचलन मतलब के चीजें कितनी आगे पीछे हो रही हैं, अभी इसके बारे में पढ़ेंगे विचलन क्या होता है। ठीक है, तो देखो सारे बच्चे आपको पता है ये क्या है अपना क्लास इंटरवल है, ये एफ है, ये एक्स है, ये एफ एक्स। ठीक है, अब जब आप बात करते हो, देखो सारे बच्चे जब आप बात करते हो कि सर अज्यूम्ड मीन क्या होगा, अब आप अज्यूम्ड मीन मान लो जैसे कि आपके पास जो ये एक्स की वैल्यूज है, आपके पास जो ये एक्स की वैल्यूज हैं, आप इनमें से एक मिनट देखते हैं कोई और एग्जांपल है क्या, इसी में से कर लें। हाँ इसी में से कर लेते हैं, ठीक है इसी में से कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो सारे बच्चे मैं एफ एक्स, क्योंकि एफ एक्स की हमें जरूरत नहीं है, मैं तो एफ डी चाहिए, तो मैं एफ एक्स को हटा रहा हूं, ये वाला कॉलम मैंने हटा दिया। अब देखो सारे बच्चे हमें क्या करना है, हमें यहां पर मैं यहां पर लिखता हूं डी और फिर हम यहां पर क्या बना देंगे, एफ इंटू डी बना देंगे। ठीक है, देखो सारे बच्चे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें ए की वैल्यू मान लें, अज्यूम्ड मीन, हमें कोई भी मीन मान लेना है। तो एक्स की जो वैल्यूज होंगी, सॉरी हाँ एक्स की जो वैल्यूज होंगी हमारे पास 5 15 20 35। अब आपको पता है जो मीन होता है वो लगभग बीच में आता है, आपको पता है जो मीन होता है वो लगभग कहां आता है, बीच में आता है। तो हम बीच में कोई एक मीन मान लेते हैं, हमें मान लेते हैं कि 25 हमारा मीन है, हमने ए की वैल्यू क्या मान ली, 25 मान ली। याद रखना अगर आप ए की वैल्यू 15 मानोगे तो भी आंसर आएगा, 35 मानोगे तो भी आएगा, 5 मानोगे तो भी आएगा, कोई भी मान लो, लेकिन बीच में मानोगे ना तो कैलकुलेशन कम होगी, हमने अज्यूम्ड मीन, हमने मान लिया कि हमारा मीन क्या है 25।
ठीक है। अब बात करते हैं डेरिवेशन की, सॉरी डेविएशन की, कि तो हमने मान लिया इसमें एज्यूम्ड मीन है 25। अब देखो सारे बच्चे, हमने सिर्फ देखना है डी का मतलब डेविएशन, मतलब कि हलचल विचलन कितनी हो रही है। मतलब कि हमने मान लिया अगर 25 है तो देखो 5 और 25 के बीच में, अब देखो 25 हमने मान लिया डी, अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। डी का मतलब ये है कि यहाँ पर एज्यूम्ड मीन और एक्स के अंदर, एज्यूम्ड मीन और एक्स के अंदर, एज्यूम्ड मीन है ना, देख लेते हैं एक बार, हाँ उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी उल्टा लिख दिया। आपको क्या देखना है यहाँ पर, एक्स और एज्यूम्ड मीन के अंदर, पहले एक्स लिखो फिर एज्यूम्ड मीन। आपको देखना है एक्स और एज्यूम्ड मीन के अंदर कितना विचलन हो रहा है, आगे पीछे कितनी चीजें चल रही हैं। 25 से 5 घटाओगे, 25 देखो x की वैल्यू, एक मिनट सॉरी, पहले तो आपका हो गया सर x की वैल्यू 5 है ना, x की वैल्यू 5 है तो 5 में से एज्यूम्ड मीन आपने 25 मान लिया, तो 5 में से 25 घटाओगे तो यहाँ पर माइनस का 20 आएगा, देखना सारे बच्चे। उसके बाद यहां पर आप 15 में से एज्यूम्ड मीन 25 घटाओगे तो 15 में से 25 घटेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 10 आएगा। अब x भी 25 और एज्यूम्ड मीन भी 25, 25 में 25 घटेंगे तो 0 आएगा, कितना आएगा, 0 आएगा। और 35 में से 25 घटेंगे तो प्लस का 10 आएगा, ठीक होगी बात। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर f इंटू डी करना है, f और d की गुणा करनी है, तो f इंटू डी देखो माइनस 200 आएगा, यहाँ पर 15 इंटू माइनस 10 माइनस का 150 आएगा, 0 इंटू 15 0 आ जाएगा, और यहां पर आएगा आपका 200। आपको फॉर्मूले के लिए क्या चाहिए, आपको फॉर्मूले के चाहिए सिग्मा एफ इंटू डी, तो सिग्मा एफ डी का योग करो, देखो 200 प्लस ये माइनस कट जाएंगे, आपके पास आएगा माइनस का 150, क्या आएगा, माइनस का 150। तो सिग्मा एफ डी कितना आया फॉर्मूले के अंदर, ए की वैल्यू क्या है 25 प्लस है सिग्मा एफ डी मतलब क्या माइनस का 150 डिवाइड बाय सिग्मा एफ है, सिग्मा एफ कितना जोड़ दो 60 है, यहां पर कर देते हैं 60, ठीक हो गया। अब देखो सारे बच्चे 0 से 0 कैंसिल हो जाती है, बल्कि एक काम करो इस माइनस को यहां पर ले आओ बीच में, ये यहां पर आ जाएगी, ठीक। अब देखो सारे बच्चे कितना आया 6 से, अगर आप इसको काटोगे तो 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 6 पंजे 30। तो अब देखो सारे बच्चे मतलब ये इसकी वैल्यू वही है, ये इसकी वैल्यू है 2.5, तो देखो 25 माइनस 2.5 कितना होता है 22.5। तो आप देख पा रहे होगे पहले जो हमने आंसर निकाला था वो भी 22.5 था, अब जो आंसर निकाला है वो भी 22.5 है। तो ये दो तरीके हैं आपके क्या निकालने के, मीन निकालने के। क्लियर होगी बात कि मीन कैसे निकालते हैं ग्रुप डी डाटा का, आपकी मर्जी है, आप डी वाले फॉर्मूले से करो या बिना डी के करो, वो आपकी इच्छा है। ये देख लेना सारे बच्चे, क्लियर है। अब आगे बात करते हैं, इसके बाद क्या है हमारे पास, हाँ ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट में याद रखना सारे बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है। इसके ऊपर पर्सन बन सकता है और बना भी है, याद रखना इसके ऊपर पर्सन बन सकता है इस कंसेप्ट के ऊपर जो अभी मैं आपको बताऊंगा। देखो सारे बच्चे याद रखना, अगर आपके पास अर्थमेटिक मीन है x बार, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, ये आपका अर्थमेटिक मीन है, am की वैल्यू ये है। और याद रखो अगर आपके पास टर्म है x1 x2 x3 x4 x5 चल रही है आपकी xn तक। बात को समझना, मेरी बात को ध्यान से समझना। आपको क्वेश्चन कैसे बनेगा एग्जाम में, वो ये कहेगा कि जितनी भी ऑब्जर्वेशन है या जितनी भी संख्याएं हैं या जितनी भी आउटपुट हैं, कुछ भी बोल देगा, उन सब में कुछ जोड़ा गया। क्या कहेगा, उन सब में कुछ जोड़ा गया। मान लो उन सब में x जोड़ा गया या x घटाया गया। देखो सारे बच्चे क्या कहेगा वो, या तो उसमें x जोड़ा गया, x घटाया गया, x की गुणा की गई या x का भाग किया गया। समझ लो सारे बच्चे इस बात को। अगर मीन के अंदर देखो पहले क्या कहेगा, जो ऑब्जर्वेशन है, जो संख्याएं हैं, उन सभी संख्याओं के अंदर x कोई वेरिएबल, x कोई संख्या 1 2 3 5 7 कोई भी संख्या जोड़ी गई, घटाई गई, गुणा की गई, भाग की गई, कुछ भी कर सकता है उसके। याद रखना हर एक में करेगा ये काम, हर एक में 2 2 जोड़ दिया, हर एक में 3 3 जोड़ दिया, हर एक में 5 5 की गुणा कर दी, तो क्या होगा उस केस में, क्या होगा याद रखना, उस केस में आपका जो अर्थमेटिक मीन होगा, जो x होगा, x के ऊपर बार होगा, उसमें भी वही चीज जुड़ जाएगी, घट जाएगी या गुणा हो जाएगी या भाग हो जाएगी, क्या वो x। ये बात आप विशेषतः ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है ये। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अगर ऑब्जर्वेशन में कोई भी x वेरिएबल, कोई भी संख्या जोड़ी जाती है, घटाई जाती है, गुणा की जाती है, भाग की जाती है, तो याद रखना उसके मीन में भी वही चीज गुणा भाग हो जाएगी। जो भी गुणा किया गुणा, जो जोड़ा है और घटा है तो घटा हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि देखो मान लो मैं कहता हूं कि अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको 50, अर्थमेटिक मीन दे रखा है 50, और मैं लिख दूं कि हर संख्या में अगर
हर संख्या में से 10 घटाकर, हर संख्या में से 10 घटाकर 4 से भाग किया गया, 4 से भाग किया गया तो नया मध्य क्या होगा? नया मध्य, समझो इस क्वेश्चन को, अगर हर संख्या में से 10 घटाकर 4 से भाग किया गया तो नया मध्य क्या होगा? समझो मेरी बात को, पहले मध्य क्या था, मैंने क्या बताया, जो ऑपरेशन संख्या के अंदर करे वही ऑपरेशन किसके अंदर हो जाएगा? अरिथमेटिक के मीन के अंदर हो जाएगा। जैसे किसी ने कहा कि 10 घटाकर, तो जो नया अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा? 50 में से 10 घटाकर 4 से भाग, बात खत्म। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सिंपल है, 50 में से 10 घटाओ, 40 से 4 से भाग करो 10 से, आपका राइट आंसर जो नया मीन होगा वो कितना होगा? 10 होगा। आगे जाके हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे, आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। ठीक है, क्लियर हो गया बात? आगे देखें, चलो जी, अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की। ज्योमेट्रिक मीन, देखो क्लास लंबी होने वाली है इसलिए चौकड़ी मार कर बैठ जाओ और एक एक चीज को नोट करते चले जाओ। याद रखना, आपका संघर्ष ही आपको आगे लेके जाएगा। और ये सोचना कि यार ये तो चैप्टर मुश्किल है यार समझ में नहीं आ रहा, एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, समझ में आएगा, ये गारंटी है। अब देखो सारे बच्चे सही चल रहा है मामला? ठीक है, क्या है? ज्योमेट्रिक मीन। अब बात करते हैं किसकी? जीएम की। ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी में से निकल गया है कंसेप्ट। तो अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले किसका? ए का और बी का, ए का और बी का ज्योमेट्रिक मीन पूछ ले तो इनका ज्योमेट्रिक मीन होता है वर्गमूल ए इंटू बी, ये आपको पता है। वर्गमूल ए इंटू बी ये आपको पता है, ये इनका क्या होता है? ज्योमेट्रिक मीन होता है। लेकिन अगर सोचो आपके पास 2 संख्याएं ना देकर बहुत सारी संख्याएं दे दे, जैसे कि मान लो, अब देखो इस बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है ए इंटू बी की पावर 1/2। अब इस बात को आप ऐसे समझो कि 2 संख्याएं थी, उनकी गुणा की और उनकी पावर में 1/2 किया। 2 संख्याएं थी, पावर में बटे में 2 कराया। तो सोचो अगर ज्यादा संख्याएं हुई जैसे कि x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 और xn तक, अगर आपके पास ये सारी संख्याएं हैं तो आपका ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? याद रखना, तो क्या होगा? x1 इंटू x2 इंटू x3, गुणा हो रही है, सारी गुणा हो रही है, x4 इंटू x5 इंटू xn तक। अब देखो 2 संख्याएं थी तो बटे में 1 के बटे में 2 आ रहा था। यहां पर संख्या कितनी है? 1 से चल रहे हो और n तक जा रहे हो, n संख्याएं हैं तो यहां पर क्या आएगा? 1/n पावर में। बताओ कोई दिक्कत? ये होता है ज्योमेट्रिक मीन का निकालने का एक सिंपल सा तरीका। जैसे कि मैं आपसे पूछ लूं 5, मैं पूछ लूं आपसे 1, 2 और 3, इनका ज्योमेट्रिक मीन क्या है? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है जीएम 1 गुणा में 2 गुणा में 3 और लिखना है 1 के बटे में कितनी संख्या है? 3 संख्याएं है ना, तो बटे में 3 आ जाएगा। देखो 3 दूनी 6, बल्कि यहाँ पर काम करो, यहाँ पर 4 ले लो, आप 4 ले लो, क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आपका। 4 ले लो, 4 दूनी 8 एकम 8, यहाँ पर क्या आया? 8 की पावर 1/3, 8 की पावर 1/3 आ गया। अब 8 की पावर 1/3 का मतलब क्या है? 8 का क्यूब रूट, 8 का क्यूब रूट घनमूल करना है, क्यूब रूट करना है। तो क्या कहोगे? सर 8 का क्यूब रूट का मतलब होता है कितना? 2, क्योंकि 2 का क्यूब क्या होता है? 8 होता है। ठीक है ना, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे आप क्या ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं, ऐसे ऐसे क्या निकाल सकते हैं? ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गई बात? ये क्वेश्चन पेपर में नहीं बनने वाले, याद रखना। ज्योमेट्रिक मीन और आगे जो ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन जो आगे मैं कराऊंगा उससे क्वेश्चन नहीं बनेगा, अरिथमेटिक मीन से क्वेश्चन बनेगा पेपर में, ये ध्यान रखना। ज्योमेट्रिक मीन से जो क्वेश्चन बनेगा, जो क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन से बनेगा, अधिक से अधिक ये कंसेप्ट आएगा, बस ये वाला फॉर्मूला आएगा। ये वाला फॉर्मूला तो आपको वैसे ही पता होता है, ये वाली चीज आएगी नहीं जो आपने सीखी है। ठीक है, और हार्मोनिक मीन से तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। क्वेश्चन जो मैक्सिमम बनने के चांस है वो है अरिथमेटिक मीन से। कहां से? अरिथमेटिक मीन से। अब देखो हार्मोनिक मीन और पढ़ लेते हैं एक बार। हार्मोनिक मीन फॉर्मूला कर रहा हूं, वैसे कोई जरूरी नहीं करना। देखो सारे बच्चे, अगर आपके पास ए और बी 2 संख्याएं दी हैं और आपसे पूछ ले कोई हार्मोनिक मीन बताओ क्या होगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने करना है 2 इंटू ए इंटू बी डिवाइड बाई ए प्लस बी। ये तो फॉर्मूला आपको नॉर्मल पता है, लेकिन अगर बहुत सारी संख्याएं दे दे x1, x2, x3, x4, x5, xn तक और आपको पूछ दे हार्मोनिक मीन बताओ, तो ऊपर लिखना है n बटे में लिखना है। ऊपर क्या लिखना है? n बटे में क्या लिखना है? 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस 1/xn। ये है फॉर्मूला किसका? हार्मोनिक मीन का। नोट कर लो सारे बच्चे, स्क्रीनशॉट मार लो, चाहे नोट कर लो, जैसे भी आप कर सकते हैं। ठीक है,
ये तो थे भाई नॉर्मल कंसेप्ट। अब आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जहर कंसेप्टों पर, आते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जहरीले कंसेप्टों पर, जिसका नाम है मीडियन। क्या नाम है इसका? मीडियन नाम। मीडियन क्या होता है मीडियन? देखो सारे बच्चे, इसको बोलते हैं माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। नाम से ही पता चल रहा है मध्य से कुछ संबंधित है, कुछ तो है जो संबंधित है। कहां से? मध्य से, बीच में से कुछ संबंधित है। जैसे कि देखो सारे बच्चे, पहले मैं बताता हूं मीडियन होता क्या है। मीडियन एक्चुअल में अगर हम ज्योमेट्री में देखें तो मीडियन एक लाइन होती है। ज्योमेट्री में अगर देखें तो मीडियन एक लाइन होती है जो त्रिभुज के जिस भी भुजा पर पड़ती है। मीडियन त्रिभुज के जिस भुजा पर पड़ती है उस भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, उसको बोलते हैं मीडियन। लेकिन हम यहां पर इस मीडियन की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं कि स्टैटिक्स के अंदर क्या मीडियन होता है, माध्यिका क्या होती है। याद रखना, यही जो काम ये यहां पर करती है, दो बराबर भागों में बांटती है, वही काम ये यहां पर करती है, दो बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि देखो 1, 5, 6, 9, 15, 17, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये हो गया। क्लियर है बात? सारे बच्चे देखो, अगर कोई आपसे पूछे कि बताओ इसका मीडियन क्या है, बताओ इसका मीडियन क्या होगा। याद रखना सारे बच्चे, मीडियन का मतलब है ऐसी संख्या, और वो संख्या इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी। वो संख्या इन्हीं में से कोई एक संख्या है। याद रखना, जो इनका मीडियन होगा वो इन्हीं में से कोई एक संख्या है, या फिर हो सकता है इनके किन्हीं दो संख्याओं के एवरेज के बराबर। अब वो भी बाद में आगे बात करेंगे कि वो संख्या क्या हो सकती है। तो मीडियन वो संख्या होती है जो इन्हीं में से एक होगी, और जो संख्या इनको दो बराबर भागों में बांट देगी। मतलब उस संख्या से पहले उतनी संख्याएं होंगी, उस संख्या के बाद में भी उतनी ही संख्याएं होंगी। बात समझ में आ रही है? उस संख्या से पहले भी उतनी संख्या होंगी, उसके बाद में भी उतनी संख्या होंगी। अब कैसे होंगी? जैसे देखो, अगर हम नॉर्मली देखें तो 3 इस तरफ छोड़ दो, 3 इस तरफ छोड़ दो, बीच में क्या है? 9। तो ये आपका मीडियन है। ये क्या है? आपका मीडियन है। याद रखना, मीडियन है, ये आपका मीडियन है। कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या है? आप इनको गिन लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आया ना। प्लस में कर दो 1, और बटे में कर दो 2। कितना आया? 7 और 1 8/2 मतलब के 4। तो चौथे स्थान पर, याद है ना, 4 मीडियन नहीं है, चौथे स्थान पर जो संख्या लिखी है वो है आपका मीडियन। 1, 2, 3, 4, चौथे पर लिखा है 9, ये आपका मीडियन होगा। और याद रखना, ये जो डाटा है, ये डाटा आपको आगे पीछे दे सकता है। जैसे कि देखो कैसे, 21, 6, 5, 9, 17 और 1 ऐसे दे सकता है आपको, ऐसे दे सकता है। अब देखो, ये जो डाटा है आपके पास, एक मिनट पूरे लिख दिया मैंने, एक चीज छोड़ दी मैंने, 1, 5, 6 और 9, 15 छोड़ दिया ना, तो यहां पर आ जाएगा 15। याद रखना, ये डाटा मान लो आपको ऐसे नहीं दिया, वैसे दे दिया, तो याद रखना मीडियन निकालते टाइम पहले आप इसको या तो अवरोही क्रम में, असेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी डिसेंडिंग और अवरोही बोलते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर, अवरोही क्रम में या फिर आरोही क्रम में आप इसको पहले अरेंज करेंगे, घटते हुए क्रम में या फिर बढ़ते हुए क्रम में। मेरी मर्जी है, मैं कैसे भी कर लूं, मैं इसको बढ़ते क्रम में करता हूं। सबसे पहले मैं 1 लगाऊंगा, फिर मैं 5 लगाऊंगा, फिर 6 लगाऊंगा, फिर 9 लगाऊंगा, फिर 15 लगाऊंगा, फिर 17 लगाऊंगा, फिर 21 लगाऊंगा। ये करना पहले जरूरी है। याद रखना, इसका ऑर्डर सेट करना पहले जरूरी है। बिना ऑर्डर सेट करे करोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। जैसे कि अगर यहां पर हम चेक करें, अगर हम यहां पर चेक करें, वैसे तो 9 मैंने बीच में लगा दिया, अगर मान लो ये 9 यहां पर ना होकर यहां पर होता तो आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं इस क्वेश्चन को देख के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सर 7 है तो 7 जमा 1/2 मतलब कि 4, चौथे पर 1, 2, 3, 4, 17 हमारा आंसर है। लेकिन 17 तो गलत है, एक्चुअल में 17 तो सेकंड लास्ट है। 17 के बाद तो सिर्फ 1 आ रहा है, उसके पहले तो कितने आ रहे हैं? 5 आ रहे हैं। तो याद रखना, पहले इनको या तो गिरते हुए क्रम में या बढ़ते हुए क्रम में सेट करना जरूरी है। मैंने सेट कर लिया। अब चौथा टर्म देख लेंगे, 1, 2, 3, 4, 9 हमारा क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। अब सुनो अगली बात, अगली इंपॉर्टेंट बात क्या है? यहां पर याद रखना, मैंने बढ़ते ये चीज लगा दी, तो याद रखना ये चीज ऐसे नहीं लगा सकते आप कि 7 + 1/2 आपने कर दिया तो काम चल गया। नहीं, आपको यहां पर, मैंने यहां पर एक चीज देख ली जो मैंने आपको बताई नहीं, क्या कि इसके अंदर जो चीजें हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जो संख्या है, जो n है, जो संख्या है, जो इनका नंबर ऑफ टर्म्स है, जो n है, वो क्या है? वो विषम है। क्या है? विषम है, ओड है, ओड है। ठीक है, तो याद रखना, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो? ओड हो, तो उस टाइम पर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? उस टाइम पर मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है n + 1 डिवाइड बाई 2, n + 1 डिवाइड बाई 2th टर्म। मतलब कि ये आंसर नहीं होता, ये जो आएगा वो टर्म देखनी है आपने। 4 आया, 5 आया, तो वो टर्म देखनी है आपने, ये ध्यान रखना। कभी से आंसर बता दो, जो करिए 4 आंसर नहीं था, आंसर क्या था इसका? चौथी टर्म, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो n + 1/2th टर्म। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन हो सकता है यहां पर आपको हो सकता है एक चीज और दे दिया है, मान लो उसने दे दिया 22,
अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया। अब n की वैल्यू क्या आई, अब n की वैल्यू क्या आएगी, n की वैल्यू आएगी सम, n की वैल्यू क्या आएगी, सम आएगी, मतलब कि इवन आएगी। अब इस केस में पहले तो प्रैक्टिकली देखो पॉसिबल क्या हो सकता है। मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि सर मीडियन एक ऐसी संख्या होती है जो पूरी संख्याओं को दो भागों में बांट देती है। अब देखो यहां पर देखो मीडियन तो सीधी सी बात है, सबसे बीच में पाओगी, वहां सबसे बीच में पाओगी, सबसे बीच में पाओगी। तो देखो हमने यहां से 4 काट दिए, यहां से 4 काट दिए, सारे कट गए। बीच में तो सर कुछ बचा ही नहीं, बीच में तो कुछ आता ही नहीं, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। जब यहाँ पर 7 टर्म थी तो 3 इस तरफ रह जा रही थी, 3 इस तरफ रह रही थी, 9 बीच में रह रहा था। लेकिन जब 8 टर्म हुई तो सारी की सारी क्या होगी, 4 इस तरफ 4 इस तरफ। तो बीच में क्या रहा, बीच में कुछ भी नहीं रहा। अगर बीच में कुछ भी नहीं रहा तो याद रखना जो बीच है बिल्कुल इसका, उससे एक पहले वाली और एक बाद वाली, याद रखना जो बिल्कुल बीच है इसका, जो बिल्कुल इसका बीच है उससे एक पहले वाली और एक बाद वाली, मतलब कि 9 और 15, 9 और 15 इनका एवरेज ले लो। 9 और 15 कितना होता है, 24 होता है। 9 और 15 कितना होता है, 24/2 मतलब कि 12। तो आपका यहां पर मीडियन क्या होगा, मीडियन क्या होगा, 12 होगा। बात समझ में आ रही है। पहले तो हमने प्रैक्टिकली ये चीज सीख ली कि मीडियन क्या होता है। अब देखो सारे बच्चे यहां पर फॉर्मूला क्या कहलाएगा अपना, फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा अगर आपके पास n की वैल्यू सम है तो मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा आपको पहले n/2 करना है, पहले n/2 करना है। n/2 जो भी आए, जोन से भी n/2 टर्म आए, मान लो n/2th टर्म, n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म, नहीं n/2th टर्म, n/2 + 1th टर्म। देखो इन बातों का फर्क है, इस बात का और इस बात का फर्क है। यहां पर आप n में 1 जोड़ के भाग कर रहे हो, यहां पर आप n में 2 की भाग करके 1 जोड़ रहे हो, दोनों बातों में फर्क है ना। यहां पर आप n में 1 जोड़ के 2 की भाग कर रहे हो, यहां पर n में 2 की भाग करने के बाद 1 जोड़ रहे हो, दोनों बातों में फर्क है। जब n/2th टर्म निकालोगे, मतलब n/2th मतलब क्या, जैसे कि देखो n कितनी है, यहां पर n की वैल्यू क्या है, 8 है, तो n/2th टर्म कौन सी होगी, 8/2, मतलब कि 4th टर्म। तो 4th टर्म क्या होगी, 1 2 3 4 मतलब कि 9। तो क्या होगा, अच्छा पहले फॉर्मूला लिख लो पूरा, बटे में 2 होगा, इनकी एवरेज निकालेंगे। तो कैसे होगा, n/2th टर्म कौन सी होगी, 4th टर्म, मतलब कि 1 2 3 4 9 आई, प्लस n/2 + 1, n/2 कितना था 4, प्लस 1 करोगे तो 5th टर्म आ जाएगी, 1 2 3 4 5, 5th टर्म कितनी 15, प्लस में 15 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा 12। बात समझ में आ रही है आपको, क्लियर है ना बातें। देखो छोटी मोटी चीजें हैं, पढ़ना स्टेटिस्टिक्स बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन एक बार इसके अंदर घुसना पड़ता है। जब तक हम इसके अंदर घुसते नहीं है हमें ये थोड़ा सा मुश्किल लगता रहता है, हमें ये मुश्किल लगता रहता है। ठीक हो गया, तो मीडियन समझ पाए आप कि मीडियन क्या होता है और क्या है इसके अंदर बताने का। हाँ मेन यही बातें हैं सारी सारी, देख लो सारे बच्चे, मेन जो अपनी बातें हैं वो यही है, ठीक है ना। हाँ ये जो हमने मीडियन पढ़ा ये था अनग्रुप्ड डाटा का, ये जो हमने मीडियन पढ़ा ये क्या था, ये था अनग्रुप्ड डाटा। क्या था, अनग्रुप्ड डाटा। ठीक है, आप एक एग्जांपल देखो सारे बच्चे ग्रुप्ड डाटा का, मीडियन के अंदर ग्रुप्ड डाटा अगर आता है, अगर मीडियन के अंदर ग्रुप्ड डाटा आता है तो उसका क्या फार्मूला होता है, देखो सारे बच्चे मैं एक ग्रुप्ड डाटा लिखता हूं, एग्जांपल लेते हैं ग्रुप्ड डाटा का। क्लास इंटरवल हमने लेना है 50 तक, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। डाटा क्या है अपने पास 5 8 10 8 9। फ्रीक्वेंसी क्या है अपनी 5 8 10 8 9, 8 और 9, 8 9। ठीक है, ये अपने पास डाटा है। उसके बाद आपको निकालना है, अगर इसके अंदर मीडियन, सारे बच्चे देखना, हाँ यही एग्जांपल अपना, अगर आपको इसके अंदर निकालना है मीडियन, अगर आपको इसके अंदर निकालना है मीडियन, तो मीडियन का एक फॉर्मूला होता है साहब, मीडियन का एक फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, याद रखना। आप 2-3 बार जब इसको पढ़ लोगे जब जाकर आपको थोड़ा बहुत ही याद होगा, और याद रखना आपको लंबे समय तक याद भी नहीं रखना, एग्जाम तक ही याद रखना है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा अजीब है, मैं पहले कह रहा हूं अजीब है। इसके अंदर कोई मैं ये नहीं कहता कि अजीब नहीं है, अजीब है, मैं मानता हूं अजीब है। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है देखो, फॉर्मूला है मीडियन का अपना। इसके अंदर क्या बनेगा, मीडियन का फॉर्मूला बनेगा L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइड बाई L2 माइनस L1 डिवाइड बाई F इनटू में, इसके इनटू में कुछ होगा, क्या होगा, कैपिटल N डिवाइड बाई 2 माइनस में C। अब देखो यहां पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप देखते ही समझ जाओगे, लेकिन सबसे ज्यादा दिक्कत आपको होगी C को समझने में। किसको समझने में, C को। आपको दिक्कत होगी कि C क्या है, ये C क्या है। तो समझो सारे बच्चे पहले ध्यान से,
आपको जब भी मीडियन निकालना है, याद रखना अनग्रुप्ड डाटा है जो आपके पेपर में क्वेश्चन बनने वाला है वहां तक तो आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब बात आती है ग्रुप्ड डाटा की, इसकी ग्रुप्ड डाटा की, तो ग्रुप्ड डाटा के अंदर आपको ये गंदा सा फॉर्मूला लगाना पड़ता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, देखो सारे बच्चे, इसके अंदर कुछ बातें दी गई हैं, ये बातें देख लो सारे बच्चे कौन सी क्या बातें हैं। सबसे पहले जब भी आपको मीडियन निकालना है, आपको एक CF नाम की चीज निकालनी है। CF मतलब के क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं इसको, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब के इसको बोलते हैं, क्युमुलेटिव को जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना, कंपाउंड करते हैं हम किसी चीज को, जैसे कि क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है, आप बार बार उनको जोड़ते जाते हो, इसका हिंदी का वर्ड मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, इसका होता है साहब क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बारंबार। देखो फ्रीक्वेंसी का मतलब तो होता है बारंबारता, मैं नहीं चाहता कि आप एक भी चीज मिस करो, बारंबारता। क्युमुलेटिव, क्युमुलेटिव CUMULATIVE, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी संचयी, हाँ क्या है इसका, संचयी, संचयी है या संचित है देख लेना, संचयी है देख लेना सारे बच्चे, हिंदी कर लेना इसकी। संचयी बारंबारता क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्या होता है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सबसे पहले देखो आपको बारंबारता, आपको फ्रीक्वेंसी को जोड़ते हुए चलना है। सबसे पहले स्टेज पर आप जब पहले क्लास इंटरवल में हो उस टाइम पर आपके पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 5 है, तो यहां पर लिख दो 5। जैसे ही आप अगले क्लास इंटरवल में आए तो 5 तो आपके पास पहले से थी ही, 8 और आ गई तो कितनी हो गई, 13 हो गई। आप अगले क्लास इंटरवल में आए तो आपके पास 10 और हो गई, 23 हो गई। अगले क्लास इंटरवल में आए तो आपके पास 8 और हो गई, 31 हो गई। अगले क्लास इंटरवल में आए तो 9 और हो गई, मतलब के 40 और हो गई। तो आपको पता है कि जो F है उनका सम कितना आ गया, 40। तो सिग्मा F कितना है, 40। ये बात तो कंफर्म होगी अपनी, सिग्मा F कितना कर दिया आपने, 40 कर दिया, ठीक होगा। अब बात को समझो, अब बात को समझो, ये क्या कह रहा है, आपको सबसे पहले निकालना है n। सबसे पहले किसकी वैल्यू निकालनी है, n की वैल्यू निकालनी है। ये जो कैपिटल N होता है ये क्या होता है, ये कैपिटल N होता है सिग्मा F डिवाइड बाई 2। कैपिटल N क्या होता है, ये होता है सिग्मा F डिवाइड बाई 2, और सिग्मा F कितना है, 40 डिवाइड बाई 2 मतलब के 20। ये आ गई आपकी क्लास इंटरवल, ये आ गया आपका क्लास इंटरवल। बात समझ रहे हैं, क्लास इंटरवल आ गया। आपको क्लास इंटरवल पकड़ना है जहां पर संचयी बारंबारता कितनी है, 20 है। जहां पर संचयी बारंबारता कितनी है, 20 है। आप समझो इस चीज को, कैसे पकड़ोगे क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल कैसे पकड़ना आपने, आप देखोगे यहां पर संचयी बारंबारता 5 है, यहां पर बढ़कर कितनी होगी 13, यहां पर बढ़कर कितनी होगी 23। आप समझो 20 जो है वो इसके अंदर हुई होगी, क्योंकि यहां पर बढ़कर 23 हो चुकी थी, तो 20 जो आई होगी वो इसके अंदर आई होगी। तो हमारा जो क्लास इंटरवल है जो हमने पकड़ना है वो ये है, वो क्लास इंटरवल, ये है वो क्लास इंटरवल। बात समझ में आ रही है, ये है वो क्लास इंटरवल। अब ये जो क्लास इंटरवल है इसके अंदर देखो सारे बच्चे, आपको दिखता है यहाँ पर 23 क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दिखती है 10। ये है अपनी लोअर लिमिट, ये है अपनी अपर लिमिट। याद रखना जो आपको L1 और L2 दिख रहा है ना, जो L1 है वो है अपनी लोअर लिमिट, लोअर लिमिट, और जो L2 है वो है अपनी अपर लिमिट, अपर लिमिट। मैंने बताया था ना लोअर लिमिट क्या होगी 20 होगी और अपर लिमिट क्या होगी 30 होगी, ये तो आपको पता ही चल गया, ठीक है। n की वैल्यू आपको पता चली कितनी है, n की वैल्यू कितनी है, देखो सारे बच्चे n की वैल्यू कितनी है, EF बटे 2 मतलब के 20 है, ठीक हो गया 20 है। अब देखो सारे बच्चे यहां पर क्या दिया आपको, समझो इस चीज को, L1 और L2 लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये आपको दे दिया। अब देखो इसके अंदर आपको क्या चाहिए, F। ये आपको जो नया चीज और से F, F से देगी। F क्या है, आप इनको इसी क्लास इंटरवल में देखना है, जो क्लास इंटरवल आप जिसके अंदर आप डील कर रहे हो आपको उसी क्लास इंटरवल को देखना है। उसके अंदर F की वैल्यू जो होगी वही F में आ जाएगी, मतलब के 10 आ जाएगी। अब सबसे ज्यादा जो आपको दिक्कत करेगा वो करेगा ये C। ये C क्या है, ये C क्या है, याद रखना ये C है, ये C क्या है, इस बात को ध्यान रखना, ये C है प्रीवियस। प्रीवियस मतलब कि जो पहला, इससे मान लो ये जो इंटरवल है इससे पहला, ये जो क्लास इंटरवल है इससे पहले इंटरवल में जो वैल्यू थी, इससे पहले इंटरवल में जो वैल्यू थी वो अपने लेनी है। उसके बाद इसके पहले इंटरवल जो वैल्यू थी वो अपने लेनी है। इसके बाद आपने ध्यान रखना है जो n/2 है, आप इसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो। याद रखना जो हमने पहले जो n यूज किया था ना, n की वैल्यू क्या ली थी, सिग्मा F/2 क्या ली थी, सिग्मा F/2। याद रखना यहाँ पर इस पूरे की वैल्यू ही सिग्मा F/2 है। यहाँ पर आप ये मत सोचना कि n/2 का मतलब यहाँ पर इसके नीचे एक बार फिर से 2 लगाना पड़ेगा, मतलब सिग्मा F/4 हो जाएगा ना। यहाँ पर क्या मतलब है, n का मतलब यहाँ पर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर आपका n का मतलब है, इस n का मतलब है टोटल, क्या मतलब इसका, टोटल फ्रीक्वेंसी।
टोटल फ्रीक्वेंसी। क्या मतलब इसका? टोटल फ्रीक्वेंसी। इसका ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते थे, इसलिए मैंने पहले ही आपको बता दिया है। आप देखो सारे बच्चे, बात ठीक चल रही है वीडियो? हाँ ठीक है। देखो सारे बच्चे कैसे करेंगे, करते हैं, मीडियन निकालते हैं। देखो मीडियन बराबर L1। L1 क्या है आपको सर? L1 तो 20 है, प्लस L2 क्या है? 30 है। 30 माइनस L1 मतलब के 20, डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। इस केस में फ्रीक्वेंसी क्या थी? 10 थी, तो बटे में आ जाएगा इसके 10 इंटू में n/2। n मतलब क्या? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40 है। 40 बटे 2, 40 बटे 2 माइनस में c। इससे पहले क्या है? इससे पहले क्या? देखो सारे बच्चे 30 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 30 लिख देंगे। इसको सोल्व करना है, बात खत्म। 20 प्लस 30 में से 20 गए 10, 10 बटे 10 मतलब कि 1 इंटू में 20 बटे 2 मतलब 40 बटे 2 मतलब कि 20। एक मिनट, यहाँ पर सी कितना आएगा? 30 नहीं, यहाँ पर 13 आएगा भाई। कितना आएगा? 13 आएगा। 20 बटा 2, 40 बटा 2 मतलब कि 20, 20 में से 13 गए 7 बचेंगे, तो 7 एकम 7, 20 और 7 कितना आ जाएगा? 27। तो मीडियन यहाँ पर क्या रहेगा आपका? 27 योर मीडियन। तो ये तरीका है आपका मीडियन ग्रुप्ड डाटा में निकालने का। याद रखना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कोई शक नहीं है, याद होने चाहिए, लेकिन क्वेश्चन बनने के अधिकतम चांस हैं आपके अनग्रुप्ड डाटा में से। ग्रुप्ड डाटा में से क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं, ठीक है। चलो जी, अब बात करते हैं बहुलक की, मतलब कि मोड की। अब बात करते हैं मोड की। बहुत सारे बच्चे तो मोड को देख के घबराते हैं, सर मोड क्या होगा? मोड सबसे आसान है निकालने में, सबसे आसान है। हाँ, इसका फॉर्मूला सबसे गंदा है, इसका जो फॉर्मूला है वो सबसे गंदा है, जो ग्रुप्ड डाटा का फॉर्मूला है। अनग्रुप्ड डाटा में तो बहुत आसान होता है मोड निकालना, आपको इसके अंदर कोई फॉर्मूला कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, मोड सबसे सिंपल होता है। क्या होता है देखो सारे बच्चे, मोड, हम बात कर रहे हैं मोड की, मतलब के बहुलक की। बहुलक क्या होता है इसके अंदर? देखो एक बात ध्यान रखो सारे बच्चे, मान लो आपको मैंने ऑब्जर्वेशन दे दी, क्या दे दी? 1 2 2 5 6 2 8 8 9 2 10 10 11 11, ये मैंने आपको एक ऑब्जर्वेशन दे दी। अब मैं आपसे पूछता हूं इसमें मोड क्या है? याद रखना, मोड क्या है? मैक्सिमम रिपीटेड डिजिट। जो भी डिजिट, इसमें मैंने डिजिट लिखा है, जो भी संख्या मान लो, जो भी डिजिट या जो भी संख्या मैक्सिमम रिपीट हो, सबसे ज्यादा बार जो रिपीट हो, वो क्या होते हैं? आपके मोड होते हैं। जैसे कि देखो आप देखते हो यहाँ पर 1 है, 1 इसके बाद कहीं पर नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 2 3 4, 4 बार, 2 कितनी बार आया है? 4 बार, तो 2 4 बार आया, 2 अपना मोड हो सकता है, चेक कर लेते हैं। और क्या है? 5 एक बार यहाँ पर आया फिर नहीं आया, 6 आया फिर नहीं आया, 8 यहाँ पर आया 2 बार, कोई दिक्कत नहीं है, फिर 10 2 बार, फिर 11 2 बार। तो 4 जो 2 है ये अपने पास कितनी बार आया? 4 बार आया, तो अपना जो मोड होगा इस केस में, मोड वो क्या होगा? 4 होगा। मोड क्या होगा इस केस में? 4 होगा। बताओ कोई दिक्कत है ना? बिल्कुल सिंपल, ठीक है भाई। अब देखो सारे बच्चे, मीन मीडियन मोड, आपने तीनों चीजें पढ़ ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखना, मीन मीडियन मोड का एक संबंध होता है। मीन मीडियन मोड को अगर एक लाइन में कोई कहे लिख कर दिखाओ, इनके बीच में संबंध क्या है, तो संबंध देख लो सारे बच्चे, क्या होता है ये संबंध। उसके बाद फिर मैं आपको ओगिव वाला संबंध भी बताऊंगा कि ओगिव का संबंध क्या होता है। देखो इनके बीच में एक संबंध होता है प्यारा सा, जो मोड होता है, जो मोड होता है याद रखना, वो बराबर होता है किसके? 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। 3 मीडियन माइनस 2 मीन के किसके बराबर होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन के। यहां पर इनका जो संबंध होता है ये आपस में बराबर होता है। किस किसका? मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं एक और रिलेशन जिसको बोलते हैं ओगिव। क्या बोलते हैं इसको? ओगिव रिलेशन। ओगिव का जो रिलेशन होता है ये याद रखना, इसके ऊपर पहली बात तो ये है, ये सिर्फ एस्टिमेट है, ऐसे पर्सन एनडीए के एग्जाम में बनते हैं। हरियाणा पुलिस के एग्जाम में अगर स्टेट्स आया था तो यहां से पर्सन बनने के पूरे चांस है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट माना जाता है एनडीए के एग्जाम में। तो यहां पर भी बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या हो सकता है ओगिव? देखो सबसे पहले समझना, वैसे आपको सारी चीज इसके बारे में समझ में नहीं आऊंगी, लेकिन याद रखना ओगिव का डायरेक्ट संबंध किससे होता है? मीडियन से होता है। इस बात को याद रखना, ओगिव का डायरेक्ट संबंध किससे होता है? मीडियन से होता है। इसको जैसे हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस नहीं बनाते हैं, उसी प्रकार बनाएंगे। और याद रखना ओगिव एक प्रकार का फ्री हैंड कर्व होता है। क्या होता है? फ्री हैंड कर्व होता है। फ्री हैंड कर्व का मतलब सर देखो, कुछ कर्व से मैं कहूंगा भाई कर्व बनाओ, तो आप कर्व का मतलब होता है क्या? कोई भी चीज मुड़ी हुई, कोई भी चीज कर्व का मतलब वो होता है। तो आप कहोगे सर ये भी तो कर्व है,
ये भी तो कर्व है ना। लेकिन सोचो सारे बच्चे, इस कर्व के अंदर मैंने अपने हाथ को फ्री छोड़ा नहीं छोड़ा ना, मैं अपने हाथ को इशारा कर रहा हूं इस प्रकार का कर्व बनाने के लिए, लेकिन जो फ्री हैंड कर्व होता है उसमें हाथ को फ्री छोड़ देते हैं कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। तो उसके इसमें क्या होता है, अगर हमने यहां से हाथ को फ्री छोड़ दिया तो हाथ कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, हाथ ने अपनी जिंदगी जी ली। और अगर हम हाथ को यहां से ऊपर उठाएं तो हाथ ऐसे जाएगा, यहां पर भी हाथ ने अपनी जिंदगी जी ली। तो ये होते हैं दो फ्री हैंड कर्व, इनको बोलते हैं क्या, ओगिव। इनको बोलते हैं ओगिव का संबंध। क्या बोलते हैं इनको, ओगिव का संबंध। इसको बोलते हैं मोर देन ओगिव। क्या बोलते हैं इसको, मेरे को पता है आपको बातें समझ में नहीं आ रही होगी कि क्या चीजें करा रहे हैं, लेकिन यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आएगा। इसको बोलते हैं मोर देन ओगिव, इसको बोलते हैं लेस देन ओगिव। क्या बोलते हैं, लेस देन ओगिव। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन याद रखना, इसके ऊपर अगर पेपर में क्वेश्चन बना तो डायरेक्ट बनेगा। कहीं पर भी आपको ओगिव आ जाए और ऑप्शन में आपको मोड, मीडियन, मीडियन मोड दिखे तो आंख मीच का मीडियन लगा देना, आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है ना, मोर देन ओगिव का और लेस देन ओगिव का, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मीडियन कहलाता है। ये क्या होता है, मीडियन होता है। क्या होता है, ये मीडियन होता है। इस बात को ध्यान रखना सारे बच्चे, ये क्या होता है अपना, मीडियन होता है। क्लियर हो गई बात। आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप देखते ही बता दोगे कि क्या है इसका आंसर। इसका आंसर तो मीडियन है। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेना, क्वेश्चन को इंग्लिश में पढ़ के देखना, आपको ओगिव जो शब्द है ये लिखा हुआ दिखाई देगा, ओगिव। ठीक है, क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं डिस्पर्सन की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वेरी, इसके ऊपर भी पेपर में प्रश्न बन सकता है भाई। डिस्पर्सन, क्या बोलते हैं इसको, डिस्पर्सन। अगर मैं बात करूं कि डिस्पर्सन क्या होता है, अगर मैं एक सेकंड में बात करूं डिस्पर्सन क्या होता है, तो मैं कह सकता हूं इसको कि ये फैलाव होता है। क्या होता है, फैलाव, कि चीजें कितनी फैली हैं। और डिस्पर्सन के अंदर, फैलाव के अंदर सबसे पहले चीज जो आप पढ़ते हो वो पढ़ते हो रेंज। क्या पढ़ते हो, रेंज पढ़ते हो। रेंज क्या होती है, रेंज। अब समझो इस बात को, आपके क्लास में, आप क्लास में हो, आप पढ़ रहे हो 10वीं में हो, 12वीं में हो, जिसमें भी हो, आप कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बताओ सारे बच्चे, आप जब आप पढ़ते थे, आप तो नहीं पढ़ रहे, जब आप पढ़ते थे उस टाइम पर आपकी क्लास में एक ऐसा बच्चा रहा होगा जिसके सबसे कम नंबर आए होंगे, और एक ऐसा बच्चा रहा होगा जिसके सबसे ज्यादा नंबर आए होंगे। तो एक तो बच्चा ऐसा रहा होगा जिसके सबसे कम नंबर होंगे, और एक बच्चा ऐसा रहा होगा जिसके सबसे ज्यादा और नीचे, जिसके सबसे ज्यादा नंबर रहे होंगे। तो याद रखना वो रेंज होती है आपकी क्लास की, कि आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा ऐसा है जिसके 15 नंबर आए हैं कुल, और आपकी क्लास में एक बच्चा ऐसा है इसके 100 में से 15 आए, ये फेल हो गया। एक बच्चा ऐसा है जिसके 100 में से 99 नंबर आए हैं, है ना। दो प्रकार के बच्चे, एक तो जो टॉप करता है, एक जो सबसे नीचे, फेल होने में भी सबसे टॉप करता है, एक जो पास होने में टॉप करता है, एक जो फेल होने में टॉप करता है। तो एक तो सबसे हाईएस्ट जो मैक्सिमम लिमिट होती है वो होती है, और एक लोएस्ट जो लिमिट होती है वो लिमिट होती है। तो याद रखना रेंज वही होता है, क्या होता है, फैलाव, कि जो आपने इंफॉर्मेशन दी है, जो डाटा दिया है, उसका फैलाव शुरू से लेकर आखिर तक, उसका टोटल फैलाव कितना है, टोटल फैलाव कितना, उसको बोलते हैं रेंज। तो रेंज क्या होती है, ये होती है मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। याद रखना ये रेंज के ऊपर भी आपके पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। आपसे पूछ लेगा कोई भी इंफॉर्मेशन देके कि बताओ इनकी रेंज क्या है, बताओ इनकी रेंज क्या है, ये पूछ सकता है आप। ठीक हो गया, क्लियर है बात। ये होता है अपना रेंज का कंसेप्ट। फिर होता है एक अपना कोफिशिएंट ऑफ रेंज, एक इसी से बेस्ड पर होता है कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज होता है। ये सिंपल होता है, ये होता है मैक्सिमम वैल्यू माइनस, यहां पर जो मैक्सिमम है देखो, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, सिंपल है, और बटे में आ जाएगा मैक्सिमम वैल्यू प्लस मिनिमम वैल्यू। ये होता है कोफिशिएंट ऑफ रेंज। इसको क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेंज बोल देते हैं। अगर आपसे खाली रेंज पूछा तो आप ये बताएंगे, अगर आपसे कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछ ले तो आप ये भी बता सकते हैं, कोई दिक्कतें नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। और अब बात करते हैं अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट की, जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है मीन डेविएशन, माध्य विचलन। किसकी बात करते हैं, माध्य विचलन की। एक काम करते हैं, इसकी माध्य विचलन की बात करने से पहले कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी सी प्रैक्टिस भी हो जाए अपनी। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। हिंदी वाले बच्चे घबराए ना, मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन साथ साथ में देता रहूंगा, हिंदी में आपको बताता रहूंगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डाटा फॉर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन। मेरे को बताओ सारे बच्चे, मैंने आपको बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन होती है,
जो डाटा होता है उसको आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो प्राइमरी बताया था, एक सेकेंडरी बताया था। तो जो प्राइमरी बताया था, मैंने क्या बताया था, जो प्राइमरी डाटा होता है उसमें आप पर्सनल डाटा की बात करते हैं, हम खुद जाके क्वेश्चन पूछ के डाटा निकालते हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि 10वीं क्लास में कितने बच्चे जो तुम्हारे गली में पढ़ते हैं, तो तुम बारी बारी सबके घर में पूछ के आए थे। क्वेश्चनियर मैंने एक वर्ड बताया था, तो ऑप्शन नंबर डी देखो, क्वेश्चनियर लिखा है, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो, अगर आप किसी मैगजीन से डाटा उठाते हो तो वो प्राइमरी डाटा नहीं, वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। न्यूज़पेपर से पढ़ते हो, सेकेंडरी डाटा हो जाता है। गवर्नमेंट पब्लिकेशन से, गवर्नमेंट की कोई पब्लिकेशन, कोई बुक है, या इंटरनेट से पढ़ते हो तो फिर क्या हो जाता है, वो सेकेंडरी डाटा हो जाता है। प्राइमरी, अगर इन्वेस्टिगेशन की बात करें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोर्स ऑफ डाटा फॉर प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन, मतलब कि प्राइमरी डाटा की बात हो रही है, तो क्वेश्चन इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या है, द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इन ए टेस्ट। इन टेस्ट क्या क्या है, ये टेस्ट, ये LMAIY जो लिखा हुआ है ये शायद गलती से टाइप हो गया है। एक्चुअल क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल क्वेश्चन है ये 81, 72, 90, 86, 85, 92, 70, 71, 83, 89, 95, 85, 79 और 62। ये है, आपसे पूछ लिया द रेंज ऑफ द मार्क्स इज। देखो, सबसे पहले आपसे वही कंसेप्ट पूछ लिया जो कंसेप्ट हमने अभी भी डिस्कस किया था, क्या कि रेंज बताओ, इनकी रेंज बताओ, रेंज क्या होगी। तो मेरे को बताओ, एक क्लास में जो बच्चे हैं, जो बच्चे नंबर ले रहे हैं, उनका जो रेंज होगी वो क्या होगी। सबसे अधिक जिस बच्चे नंबर लिए होंगे, देखो 81, 72, 90, अब सबसे बड़ा क्या है, 90 आया है, 86, 85, 92, 90 उससे भी बड़ा गया, 92 आ गया। उसके बाद 70, 71, 83, 89, फिर 95 सबसे बड़ा आया, 85, 79, 62, तो 95 सबसे बड़ा है। तो हम कह देंगे भैया हमने क्या सीखा, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये सीखा है ना। मैक्सिमम कितना है, 95, माइनस है मिनिमम कितना है, देखो 81, 72, 90, 86, 85, सबसे कम 72 आया ऊपर वाले लाइन में। उसके नीचे देखो 92, 70, सबसे कम आ गया 70, 71 उससे बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, 70 रहेगा। 83, 89, 95, 62, सबसे कम क्या है, 62 आया है। तो जो मिनिमम है वो क्या है, 62 है। तो 95 में से 62 घटा देते हैं, कितना आएगा, 3 और 3, कितना आया आंसर आपका, 33 आया। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। दिख रहा है ना आपको यहाँ पर, हाँ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगर इसी क्वेश्चन में आपसे पूछ लेता वो कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ, आपसे पूछ लेता कि कोफिशिएंट ऑफ रेंज बताओ, तो क्या कहते हैं आप कहते हैं मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइड बाय मैक्सिमम प्लस मिनिमम। ये बात मैंने आपको बताई थी। 33 डिवाइड बाय इनका योग कितना हो जाएगा, 5 और 2 7, 9 और 6 15, ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33/157। बताओ कोई दिक्कत इसमें, क्लियर है मामला। तो अगर आपको रेंज पूछे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम, कोफिशिएंट ऑफ रेंज पूछे तो मैक्सिमम माइनस मिनिमम बटे मैक्सिमम प्लस मिनिमम, ये आपके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न नंबर 3, ये करो जरा, वेरी गुड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करो जरा इसको। याद रखना, प्रश्न सारे आपको इंग्लिश में मिलेंगे, लेकिन मैं आपको सारे प्रश्न समझा दूंगा। इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और इन ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। देखो, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक बात है, फ्रीक्वेंसी की एक ग्रुप डाटा दे रखा है जिसमें मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास, किसी एक क्लास का कोई एक क्लास इंटरवल है, उसकी मिड वैल्यू दे रखी है 15। मिड वैल्यू मैंने आपको निकालनी बताई थी ना, जैसे कि देखो 0 से 10 है, इसकी मिड वैल्यू निकालनी है तो कैसे करोगे, 0 + 10/2 मतलब के 5। तो x की वैल्यू जब निकालते थे, ये तो अपना क्या होता है क्लास इंटरवल, फिर आपको एक फ्रीक्वेंसी दी होती है, फिर x की वैल्यू निकाल के दिखाई थी मैंने आपको, x की वैल्यू दोनों को जोड़ के बटे में 2 मतलब कि 5, और 10 से 20 होगा तो फिर 30/2 मतलब कि 15, ये बताया था मैंने आपको। फिर 20 से 30 होगा तो 25, ऐसे चलता रहता है। ये होती है मिड वैल्यू सारी, है ना, मिड वैल्यू। तो ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मिड वैल्यू ऑफ ए क्लास इज 15, उसमें किसी एक क्लास की, हमें नहीं पता कि वो क्लास कौन सी है, उसमें जो उसकी मिड वैल्यू है वो कितनी है, 15 है। कितनी है, 15 है उसकी मिड वैल्यू। एंड द क्लास साइज इज 4। अब ये क्लास साइज क्या होता है समझो इस बात को। अब देखो सारे बच्चे, इस क्लास के अंदर कितनी चीजें हैं, 30 में से 20 घटाओ, कितने हैं, 10 है ना। तो 10 क्या है, इसका क्लास साइज है। क्या है, 10 इसका क्लास साइज है। क्या है इसका, 10 क्लास साइज है। ठीक हो गया, 10 इसका क्लास साइज है। कह रहा है द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास है, पूछ रहे आपसे कि लोअर लिमिट क्या होगी। अब देखो सारे बच्चे समझो इस चीज को। देखो, अगर आपको मिड वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू दे दी इसने कितनी, 15, और आपको क्लास इंटरवल नहीं पता, आपको सिर्फ इतनी बात दे रखी उसने कि जो क्लास इंटरवल है उसका जो बीच में जो एरिया है, मतलब कि उसका जो क्लास साइज है वो 4 है। तो समझो इस बात को, अगर लोअर लिमिट उस क्लास इंटरवल के मैं x मान लेता हूं, तो जो उसकी अपर लिमिट होगी वो क्या होगी, x + 4 नहीं होगी। बताना जरा, उसकी जो अपर लिमिट होगी वो x + 4 नहीं होगी। मतलब कि जैसे हम कहते हैं कि 0 से लेके 10 है, मतलब कि इसका तो साइज कितना है, 0 से 10 अंतर देखो कितना, इनका 10 का अंतर है, तो 10 इनका क्या है, साइज है।
तो आप कहोगे सर हाँ x और x + 4 ये क्या होगी इसके, या क्लास इंटरवल होगी। अब ये कह रहा है कि इनका मिड पॉइंट क्या 15। अब मिड वैल्यू कैसे निकलती है, इनको जोड़ के डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है तब निकलती है मिड वैल्यू। ये बात तो आपको पता होगी, इनको जोड़कर डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है तब क्या निकलती है मिड वैल्यू। अभी भी मैंने सिखाया था आपको। तो आप कहोगे सर देखो ये हो जाएगा आपका 2x + 4 डिवाइड बाय 15 दूनी 30, 2x बराबर है 26 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। x की वैल्यू कितनी आएगी 13, तो जो लोअर लिमिट है वो कितनी आई 13 और जो अपर लिमिट है वो 13 और 4 17 आई। 13 और 4 कितनी आई 17 आई। तो जो आपसे क्या पूछा इसके अंदर, आपसे पूछा इसके अंदर लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, तो लोअर लिमिट कितनी है 13, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आप समझो इस बात को, आपको ये सारा टंटा करने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्टली क्या करते हैं, आपको पता था भाई हमें जो क्लास साइज दिया वो दिया है 4, आपको जो क्लास साइज दिया वो दिया है 4, आप इसका आधा करो, आप इसका आधा करो कितना आया 2 आया, आप इसके अंदर 2 घटा दो कितना आया 13 और 2 ऐड कर दो कितना आया 17, मतलब कि 13 से 17 ये आपका क्लास इंटरवल होता। आप डायरेक्टली भी ये बात लिख सकते थे, डायरेक्टली भी ये बात आप लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, क्लियर है मामला। ठीक है भाई, करें आगे। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखो। The mid value of a class is 42। कह रहा है mid value of class is 42 if the class size is 10। अब आप डायरेक्टली कर लोगे, आपको पता है भाई मिड वैल्यू दे दी इसने 42, क्लास का साइज दे दिया इसने कितना दिया 10, ये दे दिया आपको क्लास का साइज। पूछा है आपसे अपर लिमिट देन द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास, दोनों लिमिट पूछ ली, अपर भी और लोअर भी, ऊपर वाली लिमिट भी और नीचे वाली लिमिट भी। मैंने क्या बताया था, इसका आधा कर दो, जो भी आपको क्लास साइज दे रखा हो उसका आधा कर दो, कितना आया 5, 5 इसमें से घटा दो कितना आया 37, 5 इसमें जोड़ दो कितना आया 47। तो 47 और 37 ऑप्शन नंबर 1 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्लियर हो गई बात। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 बताओ जरा। The number of times a particular item occurs in a data is called its। The number of times, ये प्रश्न देखो भाई, हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा घबराएंगे लेकिन बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। क्या है, the number of times a particular item occurs in a data is called। क्या रहा है कि एक डाटा के अंदर कोई आइटम कई बार अगर अकर कर जाए तो हम उसको क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, या नन ऑफ दिस बोलते हैं। देखो जो मैंने आपको बताया था लिख के देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये तो क्या हो गया अपने क्लास इंटरवल हो गए। और जो फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताई थी वो क्या होती है, जैसे मान लो 0 से 10 के बीच में जितने बच्चों के नंबर आए हैं 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 15, यहाँ पर 20, मान लो ये है। तो मेरे को बताओ भाई इस 20 का मतलब क्या है कि 30 और 40 के बीच में जितने बच्चे बार बार आ रहे हैं, 30 और 40 के बीच में जितने बच्चे बार बार नंबर ले रहे हैं वो सारे इसमें ऐड होते जा रहे हैं। तो याद रखो, अगर कोई चीज किसी क्लास इंटरवल में बार बार आ रही है तो वो वहां पर ऐड हो रही है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम क्या बोलते हैं, उस चीज को हम फ्रीक्वेंसी तो बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस चीज को, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम्स, अब पढ़ो इसको, द नंबर ऑफ टाइम्स ए पर्टिकुलर आइटम, कोई पर्टिकुलर आइटम अकर्स इन ए डाटा, अकर्स कोई आइटम है जो डाटा में बार बार आ रहा है, मान लो यहां पर आया तो इसमें ऐड कर दिया, यहां पर आया इसमें ऐड कर दिया, 10 से 20 के बीच में था इसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या आ रही है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 से लेके n तक। करो इसको, पर एवरेज बताओ, एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स। देखो नंबर है 0, 1, 2, 3, 4 कहां तक n तक। कह रहा है इनके स्क्वायर का, देखो बात पकड़ो पूरी, इनके स्क्वायर का एवरेज बताओ, इनके स्क्वायर का। देखो एवरेज क्या है, एवरेज क्या है साहब, एवरेज अरिथमेटिक मीन ही तो है, अरिथमेटिक मीन ही तो एवरेज। हमने आज की क्लास में पढ़ा क्या, हमने यही तो पढ़ा कि जो एवरेज होती है वो अरिथमेटिक मीन होती है, यही तो हमने पढ़ा। तो मेरे को बताओ भाई, ये अरिथमेटिक मीन पूछ रहा है आपसे इन सब का, और इन सब का नहीं, इन सब के स्क्वायर का, इन सब के स्क्वायर का वर्ग का। द एवरेज ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर्स 0, 1, 2, 3, 4 और फिर n तक। अब देखो जो 0 है आप इसको ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 0 को आप जोड़ोगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, 0 का वर्ग करोगे तो भी 0 रहने वाला है, तो 0 को ना भी लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप यहां पर क्या लोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कहां तक जाएंगे, n तक जाएंगे। अब समझो इस बात को, n तक जाएंगे। अब ये क्या है, ये है प्राकृतिक संख्या, क्या है ये, नेचुरल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं। और नेचुरल नंबर्स अगर आपको दिए हैं तो मेरे को बताओ सारे बच्चे नेचुरल नंबर्स। देखो एवरेज कैसे निकलता है, या फिर अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालते हो, अरिथमेटिक मीन आप कैसे निकालते हो, अगर बहुत सारे नंबर दे रखे हो तो कैसे निकालते हो, आप निकालते हो x1 + x2 + x3 +
xn तक जाते हो जोड़ के, वो डिवाइड बाय करते हो n, ये करते हो ना। मेरे को बताओ ये संख्याएं हैं, ये दे रखी है आपको सारी की सारी, इनका सम कैसे करोगे? आपको n तक जाना है, कैसे सम करोगे? तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स आपको पता होना चाहिए, क्या? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। लेकिन आपको सिर्फ इनका सम नहीं, इनके स्क्वायर का सम करना पड़ेगा, इनके स्क्वायर का सम करना पड़ेगा। तो याद रखना, मैंने आपको पहले भी फॉर्मूले कराए हैं, क्या? सम ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये होता है सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर से होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, ये फॉर्मूला होता है। एक और लिख लो, सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स, क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर्स ये होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। आपको सर ये तो सम ऑफ नेचुरल नंबर्स भी होता है, तो सेम सेम कैसे हो गया? तो याद रखना, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्वायर कर सकते हो कंप्लीट, इस कंप्लीट स्क्वायर कर देना, ये इसका फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूं, आपको दिख जाएगा, ये लो। ठीक है ना, ये सारे के सारे तीनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या? प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर से प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सम ऑफ क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर से मतलब के प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब आपको दिया है इसके अंदर क्या? अरिथमेटिक मीन में आपको इनका योग निकालना है और इनके वर्गों का योग निकालना है। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग मतलब के सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। तो ऊपर क्या आएगा? इसकी जगह क्या आएगा ऊपर? n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6, डिवाइड बाई क्या आएगा? 6। ठीक हो गया। और नीचे क्या है? नीचे है n। अब संख्या कितनी है? हमें पता भी संख्या तो n है। संख्या कितनी है? n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। संख्या कितनी n है, तो नीचे तो क्या आएगा? n ही आएगा। नीचे क्या आएगा? n ही आएगा। n से आप n को काट दोगे, n से आप n को काट दोगे, आपके पास क्या बचेगा? आपके पास बचेगा 1/6 इंटू में n प्लस 1 इंटू में 2n प्लस 1। अब देख लो कौन सा ऑप्शन मैच करता है, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। ज्यादा बोर्ड छोटा पड़ गया अपना, एक मिनट जो दिखाता हूं आपको। ये नहीं है, ये है। हाँ, अब देखो, देखो सारे बच्चे कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है अपना? ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि देखो आंसर तो अपना यही है, करेक्ट आंसर तो अपना। या तो देखो, या तो मिसप्रिंट है ऑप्शन नंबर सी जो है उसमें 1/6 आना चाहिए था, या अगर वहां पर 1/6 नहीं है, खाली गुणा में 6 है, तो हम इस केस में ऑप्शन नंबर डी पर जाएंगे। नन ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। 1/6 आगे आएगा, n प्लस 1 फिर गुणा में है और फिर 2n प्लस 1 गुणा। ठीक हो गया। अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में थोड़ा बड़ा कर देता हूं इसको। लो जी, करो करो इस प्रश्न को। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, कंसेप्चुअल पर्सन है। जिस बच्चे को कंसेप्ट आते हैं वही कर पाएगा। द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, कुछ ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 तक n तक है, कह रहा है उनका अरिथमेटिक मीन। सेम क्वेश्चन है, आपके पास स्क्वायर ने दिया, सिंपल बस सम ऑफ 1 2 3। अब देखो 1 2 3 है, 1 2 3 और n तक दिया, मतलब कि क्या है? ये नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्या है और इनका मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या होगा? इन सब का योग, इन सब का योग बटे इनकी संख्या मतलब कि n। अब योग क्या होगा? प्राकृतिक संख्या का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई n। n से n कैंसिल, क्या है अपना? 1/2 इंटू n प्लस 1, 1/2 इंटू n प्लस 1। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 ये करो, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। ये प्रश्न वो बच्चा कर पाएगा जिसकी कैलकुलेशन पावर थोड़ी सी ठीक है। ए अरिथमेटिक मीन ऑफ ए डाटा विद ऑब्जर्वेशन। देखो आपको अरिथमेटिक मीन निकालना है इस डाटा का विद ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? ए प्लस डी, ए दे रखा है, ए प्लस डी दे रखा है, ए प्लस 2d दे रखा है, ए प्लस 3d दे रखा है। और कहां तक गए हैं? कहां तक गए हैं? ए प्लस 2md। कहां तक गए हैं? ए प्लस 2md। आपको निकालना है इनका अरिथमेटिक मीन। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारे बच्चे ध्यान से देखना। अरिथमेटिक मीन यहां पर लिखता हूं मैं, अरिथमेटिक मीन निकालना है आपको। कैसे निकालोगे? देखो सारे बच्चे, हाँ ठीक है, मेरे को लगा रिकॉर्डिंग ही नहीं हो रही। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन कैसे होगा? देखो सारे बच्चे, अरिथमेटिक मीन का मतलब क्या है? इन सब का योग। मतलब के अगर मैं फॉर्मूला लिखूं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस
x की पावर n तक, मतलब xn तक। तो ये सारे इनका योग करना है और बटे में n, ये तो होता है अपना नॉर्मल सा फार्मूला। अब देखो जब आप इनको जोड़ोगे, जब आप इनको जोड़ोगे तो जोड़ते टाइम आप ध्यान से देखोगे तो ये है a, क्या है ये a प्लस डी, ये है a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d। आपको ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखते हैं ना सर, एपी में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका सम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ टर्म्स, सम ऑफ n नंबर, सम ऑफ n नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, n/2। सम ऑफ n नंबर का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। बताओ ये फॉर्मूला होता था ना। और अगर आपको कोई टर्म निकालनी होती थी, कोई भी टर्म निकालनी होती थी, मतलब टर्म निकालनी है, tn का फॉर्मूला वो क्या होता था, a प्लस इंटू n-1 इंटू डी। ये कौन सी होती थी, ये टर्म होती। बात समझ में आ रही है। अब देखो सारे बच्चे, सबसे पहले तो आपके यहाँ पर मेन दिक्कत क्या होगी, आपको ये नहीं पता कि ये टर्म कितनी है, आपको ये नहीं पता कि ये टर्म कितनी है, तो आप कहोगे सर एक काम कर लेते, पहले टर्म ही निकाल लेते हैं। अब ये फॉर्मूला तो आपको पता है, मैं ऊपर लिख देता हूँ। आपको पता है टर्म का फॉर्मूला होता है क्या, a प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर ये लास्ट वाली टर्म हमें यहाँ पर लिख दूं तो मैं बता पाऊंगा कि ये कौन सी टर्म है। अगर ये पता लग जाए कि ये टर्म कौन सी है तो हमें n की वैल्यू पता लग जाएगी भाई कितनी टर्म है टोटल। तो हम इस टर्म को मान के, टर्म इसको मान के इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो टर्म कौन सी है, ये है। तो tn की जगह क्या जाएगा, a प्लस 2md इज इक्वल्स टू, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो a ही है हमारे पास, n-1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है। अब देखो d तो हमारे पास d ही है, क्योंकि d जुड़ रहा है बार बार। अगर इसमें से सेकंड टर्म में से पहले टर्म घटाओगे तो d आता है, आपको पता है डिफरेंस आता है। तो a प्लस डी माइनस a करोगे तो क्या आएगा, आपके पास d ही आएगा। तो d की जगह भी क्या रहेगा, d ही रहेगा। ठीक है ना। अब देखो सारे बच्चे, इस a से तो ये a कैंसिल हो जाएगा, इस a से a कैंसिल हो जाएगा। 2md बराबर है आपका n-1 इंटू डी। अब d से d कैंसिल हो गया, दिख रहा है ना यहाँ पर आपको, हाँ d से d कैंसिल हो गया। तो n-1 बराबर कितना आया, 2m के। n-1 बराबर किसके आया, 2m के। और यहां से n बराबर आया 2m प्लस 1 के। किसके बराबर आया, 2m प्लस 1 के। तो यहां से आपने एक ऑब्जर्वेशन निकाली कि n जो टर्म है अपनी, कितनी टर्म है, 2m प्लस 1। m की जो भी वैल्यू हमें नहीं पता, लेकिन 2m प्लस 1 अपनी इतनी क्या है, n की वैल्यू है, मतलब कि टर्म अपनी इतनी है। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पर जब पुट करते हैं, जब यहाँ पर पुट करते हैं तो कैसे पुट करेंगे देखो सारे बच्चे, सम का फॉर्मूला आपको सबसे पहले इनका सम करना है। सम क्या है, सम ऑफ n नंबर, मतलब कि n/2। अब n कितना है, 2m प्लस 1। तो यहां पर लिखेंगे 2m प्लस 1/2 इंटू में 2a। तो 2 इंटू a कितना है, यो है, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू a प्लस इंटू n माइनस, अब n कितना है, n तो हुई हमारे पास 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, ये अपना n हो गया। n-1 दे रखा तो -1 कर दो, इंटू में d हमारा d ही है, ये हो गया। और बटे में n बटे में है, तो n की वैल्यू क्या है, 2m प्लस 1। खत्म क्वेश्चन। अब देखो सारे बच्चे, ये 2 तो नीचे आ जाएगा, ये 2 तो यहां पर नीचे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। तो ये 2m प्लस 1 यहां पर रहेगा, 2m प्लस 1 ये यहां पर रहेगा। 2m प्लस 1 2m प्लस 1 ये कट जाएंगे, ये कट गए। अंदर क्या बचा, ऊपर देखो 2a प्लस ये माइनस ये प्लस कट गए, प्लस 2m इंटू डी, मतलब कि 2md कितना आया, 2md। और बटे में कितना है, 2। ये अपना अर्थमेटिक मीन निकल रहा है, अर्थमेटिक मीन निकल रहा है। यहां से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, अंदर बचेगा a प्लस md, a प्लस md बटे में 2 से 2 कैंसिल, कितना आया, a प्लस md। कितना आंसर आया, a प्लस md। मतलब जो अर्थमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, a प्लस md होगा। ऑप्शन नंबर 1, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। देख लो सारे बच्चे, a प्लस md। तो ऐसा प्रश्न अगर पेपर में आए तो आपको ऐसे भी सोल्व करना पड़ सकता है। ये सारी चीजें देखो, है तो आप अर्थमेटिक मीन और आप उसी चीज से खेल रहे हो, लेकिन ये स्टैटिस्टिक्स में थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं। है सारी वही चीजें अर्थमेटिक मीन वगैरह जो आप पहले पढ़ चुके हो, लेकिन थोड़े से हाई लेवल के हो जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 9 देखो, प्रश्न नंबर 9 देखो। हाँ ठीक है, इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ, हाँ ये इंपॉर्टेंट प्रश्न करो भाई, कह रहा है इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ 7 5 13 x एंड 9, 7 5 13 x 9, 7 5 13 x और 9 का जो अर्थमेटिक मीन है वो है 10 b10। तो अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको कितना, 10 ये दे रखा है आपको। और कहा है देन द वैल्यू ऑफ x, कहा आपसे वैल्यू ऑफ x बताओ, x की वैल्यू बताओ। मेरे को बताओ इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन क्या होगा, इन सबको जोड़ दो, 7 प्लस 5 प्लस 13 प्लस
x प्लस 9 डिवाइड बाई कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हैं। अर्थमेटिक मीन क्या होगा, ये तो दे रखा आपको 10, 5 इस तरफ आ जाएगा, 10 5 50 हो जाएगा, 7 5 12, 12 और 13 25, 7 5 12, 12 और 13 25, 25 और 9 34, 34 प्लस x, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50 माइनस 34 मतलब के 16, मतलब के 16 आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सिंपल था ये तो। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10, प्रश्न नंबर 10 क्या है क्वेश्चन, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन इज x बार। ठीक है, इफ वन ऑब्जर्वेशन x n प्लस 1 इज एडेड, एक नई ऑब्जर्वेशन ऐड की गई, देन मीन कंटिन्यूज टू बी द सेम, द वैल्यू, देखो ये कह रहा है, बात को समझो हिंदी वाले बच्चे, द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन, एन ऑब्जर्वेशन का जो मीन है, जो मीन है वो दे रखा है भाई x बार, कह रहा है जो मीन है ना, कह रहा है जो मीन है, हिंदी वाले बच्चे घबराना मत, हर एक चीज को समझा दूंगा आपको। ठीक है, जो मीन है वो x बार है, कह रहा है इफ वन ऑब्जर्वेशन x n प्लस 1 इज एडेड, कह रहा है कि अगर एक ऑब्जर्वेशन एक और संख्या आगे ऐड की जाती है x n प्लस 1, मतलब x n तक संख्या थी, हमने n प्लस 1 एक और ऐड कर दी, तो कह रहा है देन द मीन कंटिन्यूज टू बी सेम, कह रहा है मीन फिर भी क्या है, न्यू मीन, वो जो ऐड करने पर, मतलब एक संख्या और ऐड करने पर फिर भी मीन कितना है, फिर भी मीन बराबर है। बात को समझना, छोटे से एग्जांपल समझा दूंगा, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। मीन फिर भी बराबर है, कह रहा है मीन फिर भी बराबर है, देन द मीन कंटिन्यूज टू बी द सेम, द वैल्यू ऑफ x n प्लस 1, पूछा है आपसे x n प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, जो मतलब के जो नया संख्या जो ऐड करी है उसकी संख्या क्या होगी, उसकी वैल्यू क्या होगी, ये पूछा है आपसे। सबसे पहले मेरी बात सुनो सारे बच्चे ध्यान से, मैं कहता हूं समझो इस बात को 3 5 8 4, ठीक है, देखो सारे बच्चे 3 5 और 4, 3 5 और 4, आप समझो इस बात को। मैं कहूं कि बताओ इनका अर्थमेटिक, ये x की संख्या है, मैं कहता हूं बताओ इनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, आप कहोगे सर इनका अर्थमेटिक मीन मतलब x के ऊपर बार है ना, अर्थमेटिक मीन क्या होगा सर 3 प्लस 5 प्लस 4 बटे में 3 कितना आया, क्योंकि 3 संख्या है तो बटे में 3 होगा, 5 और 3 8 4 12 बटे में 3 मतलब के 4, तो अपना जो अर्थमेटिक मीन आया वो कितना आया 4 आया। अब बात को समझना, याद रखना, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन सोल्व करना है ना, तो उस क्वेश्चन का, मान लो ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर कोई संख्या नहीं थी, आपको वेरिएबल्स में क्वेश्चन चल रहा है, तो आप अपने तरफ से लेट करके सिंपल से सिंपल क्वेश्चन लेके उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। जैसे कि देखो, अब मैंने देख लिया, मैंने एक छोटी सी संख्या ले ली और मैंने एक मीन निकाला 4 मैंने मीन निकाला। आप समझना सारे बच्चे इस बात को, अगर मैं इसके अंदर कुछ और ऐड करता हूं, और मीन बराबर रहता है, क्या कह रहा है, मीन बराबर रहता है। अब देखो, मान लो मैं इसके अंदर कुछ भी ऐड करूं, अब जैसे कि मान लो 4 से, इस 4 से आप वापस इनके योग पर जाना चाहते हो, 4 से वापस इनके योग पर जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, 4 के साथ 3 की गुणा कर दो, 4 गुणा में 3 मतलब कि 12। ये बात तो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं कि जो एवरेज है उसके साथ आप संख्या की गुणा कर दो, आपको संख्याओं का योग पता लग जाता है ना, बताइए थी मैंने आपको, एक फॉर्मूला होता है अपना एवरेज का, मतलब अर्थमेटिक मीन का ही मान लो, एवरेज या फिर अर्थमेटिक मीन बात सेम ही है, बराबर क्या होता है, सबका सम करो और बटे में सबकी संख्या, यही करते हो ना, तो सम अगर निकालना है आपको तो एवरेज मतलब कि अर्थमेटिक मीन इनटू में आप संख्या गुणा कर दो तो आ जाता है बराबर किसके, सम क्या जाता है, ये बात आपको पता है। अब देखो सारे बच्चे, अगर मैं जो एवरेज है वो कितना आया है 4, अर्थमेटिक मीन 4 है, अगर 4 में संख्या गुणा कर दो 3 की, तो 12 क्या इनका सम आ जाएगा, देखो 5 और 3 8 4 12 सम आ रहा है ना, बिल्कुल ठीक बात है। अब ये कह रहा है कि जो एवरेज है वो सेम है, आपने एक संख्या ऐड की, देखो संख्या पहले आपके पास कितनी थी, 3 थी, आपके पास एक और ऐड हो गई, तो अब आपके पास संख्या n की वैल्यू कितनी आ गई 4, मतलब आपके पास अब संख्या कितनी आ गई 4, और ये कह रहा है संख्या नहीं ऐड करने पर भी एवरेज या अर्थमेटिक मीन बराबर है। बात को समझना, बराबर है, पहले अगर 4 था तो अब भी 4 है, पहले अगर 4 था तो अब भी तो 4 है, और अगर अब भी 4 है और आपके पास संख्या अब 4 हो गई, अर्थमेटिक मीन तो सेम है लेकिन संख्या एक बढ़ गई 4 हो गई, तो अगर 4 से इस 4 की गुणा में ये नंबर ऑफ 4 कर दूं तो 16 आएगा। तो क्या ये 16 इन चारों संख्याओं का योग होगा, क्या ये 16 इन चारों संख्याओं का योग होगा, आप कहोगे सर हाँ होगा। तो मेरे को बताओ पहले योग कितना था, पहले योग 12 था, अब योग 16 हो गया, तो मेरे को बताओ इसमें नई संख्या क्या ऐड की गई, इसके अंदर नई संख्या क्या ऐड की गई, आप कहोगे +4, मतलब कि सर इसके अंदर नई संख्या क्या ऐड की गई 4, और सर 4 तो वही संख्या है जो हमारे को मीन में निकली थी, मीन में भी 4 निकली थी और वही 4 इसमें ऐड की गई है, मतलब कि जो नई संख्या ऐड की गई है वो मीन है, इसलिए हमारा मीन बराबर रह रहा है। बात को समझ रहे हैं। यहां से रिजल्ट क्या निकल के आया कि अगर हम
किसी भी एक पूरी पूरी ऑब्जर्वेशन में कोई नई संख्या ऐड करते हैं और मीन पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, याद रखना, मीन पर अगर कोई प्रभाव नहीं पड़ता तो इस बात में सोच लियो कि उस मीन के अंदर वो मीन ही ऐड किया गया। क्या किया गया है? मीन ही ऐड किया। याद रखना, ये उस बात से अलग है। मैंने आपको एक बात सिखाई थी कि अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ बढ़ाते हो, हर एक ऑब्जर्वेशन में कुछ बढ़ाना वो अलग चीज है, उससे मीन में उतना ही प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर आप पूरे के पूरे ऑब्जर्वेशन में एक नई टर्म ऐड कर देते हो और वो नई टर्म ऐड करने पर भी अगर मीन बराबर रहता है तो याद रखना जो आपने नई टर्म ऐड की है वो मीन ही है, वो मीन ही है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? द वैल्यू ऑफ एक्स एन प्लस 1 इज ऑप्शन नंबर डी, मतलब कि वही मीन जो पहले निकला था, वही मीन जो पहले निकला था। बताओ कोई दिक्कत इसमें? क्लियर होगी बात? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, मेरे हिसाब से बात को समझ पाए होंगे आप कि कैसे होते हैं ये प्रश्न। आपको जरूरी नहीं हर एक प्रश्न को एक्स वाई की फॉर्म में ले जाके आपको सोल्व करो, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 ये करो, कह रहा है कंसीडर द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो। एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, आपसे कहा है मीन ऑफ द अबव डाटा, इसका मीन निकालना। मीन निकालना आपको आता है, मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या है देखो, 0 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 ये दिया है आपको। और क्या दिया आपको? इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 4 6 10 16 14। पहले एक काम करो, आपको क्लास इंटरवल है ना, जल्दी से यहाँ पर x की वैल्यू निकाल लो, मतलब इनके मिड पॉइंट। 10 और 0 को जोड़ो, 10 में बटे में 2 मतलब के 5, 30 बटे में 2 15, ये 25, ये 35 और ये 45। इनकी बीच की वैल्यू आ गई। ठीक है ना? अब निकल लो इनकी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसीज क्या है? 4 6 10 16 14, 4 6 10 16 14। ठीक है ना? होगी? बताओ कोई दिक्कत? और मीन का मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि अगर आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है तो उसका एक फार्मूला होता है क्या? एज्यूम्ड मीन वाला फार्मूला कर लेते हैं। एज्यूम्ड मीन में क्या होता था? a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी डिवाइड बाई सिग्मा एफ, डिवाइड बाई सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता था ना। अब एज्यूम्ड मीन मान लो कौन सा? कोई भी, हम मान लेते हैं 25 एज्यूम्ड मीन। हमने मान लिया 25 एज्यूम्ड मीन। यहाँ पर आपको निकालना पड़ेगा डी बोले तो डेरिवेशन कैसे निकालोगे? डी का मतलब होता है x माइनस एक्स, जो भी आपने एज्यूम्ड मीन माना है, जो भी आपने एज्यूम्ड मीन माना है। अब 5 में से 25 घटाओ, x 5 है, एज्यूम्ड मीन है 25 की घटाओगे कितना आएगा? माइनस का 20। 15 में से 25 घटाओ कितना आएगा? माइनस का 10। यहाँ पर आएगा 0, यहाँ पर आएगा प्लस का 10, यहाँ पर आएगा 20। ठीक है ना? बताओ कोई दिक्कत? बताओ कोई दिक्कत? अब यहाँ पर आप निकाल लो f इंटू डी, इनकी गुणा कर लो। f इंटू डी ये कितना आएगा? माइनस का 80, ये कितना आएगा? माइनस का 60, ये 0, ये कितना आएगा? 160, ये 14 दूनी 28, 280। इनका सिग्मा कर लो, इनको जोड़ के देख लो। देखो सारे बच्चे कितना आया? पहले जोड़ लो इनको, इन दोनों को जोड़ दो। 6 2 8 6 14, 4 का बचा 1, 3 और 1 4, 440। और ये कितना होता है? 80 और 60 कितना होगा? माइनस माइनस सब जुड़ जाएंगे, कितना आएगा? 140 है, और इनमें से घट जाएंगे। 140 घटाओगे 0 0 3, कितना बचेगा? 300। तो सिग्मा कितना है आपके पास? टोटल कितना आया? 300। ये क्या है आपका? सिग्मा एफ इंटू डी। सिग्मा एफ इंटू डी कितना आया? 300। क्लियर होगी बात? और सिग्मा एफ भी कर लो यहाँ पर। सिग्मा एफ देखो ये कितना हो जाएगा? 30 तो ये हो गए, और 10 ये, 30 और 10 40 और 10 50। ये आ गया आपका सिग्मा एफ। सिग्मा एफ कितना आ गया? 50 आ गया। अब लगा लो इसके अंदर। पहले क्या एज्यूम्ड मीन कितना है? एज्यूम्ड मीन क्या माना था हमने? 25 माना था, तो 25 प्लस सिग्मा एफ इंटू डी कितना है? 300 डिवाइड में सिग्मा एफ कितना है? 50। 5 6 30, 25 और 6 31। 31 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। याद कर लेना, तरीके मोस्ट इंपोर्टेंट है। कंसेप्ट आपको सिखा दिए हैं। प्रैक्टिस करने के लिए आप किसी भी एनडीए की बुक उठा सकते हो, लेकिन जितने क्वेश्चन मैं कराऊं उससे बाहर आपको करने की जरूरत नहीं है। मैं तो ये कहता हूं जितने मैं कराता हूं उनको अच्छे से कर लो, समझ लो, बस आगे करने की आपको जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? देखो, द मीन ऑफ ए वेरिएबल x हैविंग 50 ऑब्जर्वेशंस। कह रहा है द मीन ऑफ ए वेरिएबल x हैविंग 50 ऑब्जर्वेशन। देखो ये कह रहा है कि ये एक मीन है किसी वेरिएबल x का जिसकी 50 ऑब्जर्वेशन है, मतलब 50 अलग अलग संख्याएं हैं जिनका कोई भी एक मीन है। ठीक है, इफ द न्यू वेरिएबल इज डिफाइंड एज z इज इक्वल टू x प्लस 45। कह रहा है एक नया वेरिएबल बना दिया गया। पहले वेरिएबल आपके पास क्या था? x था।
पहले आपके पास वेरिएबल क्या था, x, मतलब x एक वेरिएबल था जिसकी कितनी संख्याएं थी उसके अंदर 50 संख्याएं थी, ये कह रहा है उसके अंदर 50 संख्या, समझो इस बात को, उसके अंदर कितनी संख्याएं थी, 50 ऑब्जर्वेशन थी। अब कह रहा है कि एक न्यू वेरिएबल इज डिफाइंड एज z इज इक्वल टू x प्लस 45, मतलब कि अब एक नया वेरिएबल बना दिया x प्लस 45, मतलब अब जितनी भी संख्याएं होंगी उन सब में क्या जोड़ देंगे, सब में क्या जोड़ देंगे, सब में 45 से जोड़ देंगे। तो क्या रहा है, द मीन ऑफ न्यू वेरिएबल इज, तो जो नया वेरिएबल बनेगा उसका मीन क्या होगा, मैंने आपको क्या बताया था, अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, हमने जब एक नई संख्या जोड़ी, एक आगे नई संख्या जोड़ना, अगर आगे नई संख्या जोड़ने से मीन बराबर रहता है तो जोड़ी गई संख्या मीन ही है, ये बात मैंने आपको सिखाई। और ये क्वेश्चन क्या कहता है कि हर एक संख्या में 45 जोड़ना, x की जगह अगर आप x प्लस 45 कर रहे हो तो हर एक संख्या में 45 जोड़ रहे हो, और अगर हर एक संख्या में 45 जोड़ोगे तो मीन में भी 45 से जुड़ जाएगा। मैंने आपको बताई थी कि मीन में जो जोड़ोगे, जो संख्या में जोड़ोगे वही मीन में जुड़ेगा, संख्या में जो घटाओगे मीन में वही घटेगा, संख्या में जो गुणा करोगे मीन में वही गुणा होगा, जो भाग करोगे वही भाग होगा। तो अगर आपने x प्लस 45 कर लिया और पहले जो मीन था, पहले मीन 45 था, तो अब 45 और जुड़ जाएगा, कितना आंसर आ जाएगा आपका 90, ये आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है बात, समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है, समझो इसको, इफ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ 3 ऑब्जर्वेशन, 3 ऑब्जर्वेशन है जिनका ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 40, 50 एंड x इज 10, ज्योमेट्रिक मीन की 3 ऑब्जर्वेशन है 40, 50 और x, 40, 50 और x, इनका जो ज्योमेट्रिक मीन है वो कितना है, 10 है, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है आपको 10। अब ज्योमेट्रिक मीन आपको पता क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है सर, जैसे कि 3 संख्याएं हैं तो क्या होगा 40 गुणा में 50 गुणा में x और इसकी पावर 1/3, क्योंकि 3 संख्याएं हैं। ज्योमेट्रिक मीन कितना है, 10 दे रखा है, बराबर, देखो सारे बच्चे यहां पर आएगा आपका यह आएगा आपका 40, 5 का 20 और 0 0 इंटू में x की पावर 1/3। अब 1/3 पावर को अगर हटाना है, अगर 1/3 पावर को हटाना तो आप एक काम करो, आप इसकी पावर 3 कर दो, इसकी कंप्लीट पावर 3 कर दो और इसकी पावर भी 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों साइड सेम बदलाव किया है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, गुणा होकर है, तो यहाँ पर 10 की पावर 3 का मतलब 1000 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा ये 2000x, है ना, 3 0 से 3 0 कैंसिल, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, x की वैल्यू कितनी आएगी 1/2, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, प्रश्न नंबर 14, इफ द अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर्स, करिए इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, करो। If the arithmetic mean of 2 numbers is 10 and their geometric mean is 8, देखो इसको मिटा दूंगा, अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 नंबर 10 है, अब 2 नंबर हमारे पास मान लो a और b 2 नंबर हैं, इनका अरिथमेटिक मीन दे रखा है, इनका अरिथमेटिक मीन क्या होगा, इनको जोड़ के भाग में 2 कर दो, कितना दे रखा है 10 दे रखा है, एंड देयर ज्योमेट्रिक मीन इज 8, इन्हीं का ज्योमेट्रिक मीन भी दे रखा है, ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा इनका, इनकी गुणा और फिर रूट, ये कितना है, ये 8 दे रखा है आपको, आपसे पूछ लिया बताओ द नंबर सार, नंबर क्या क्या होंगे, बिल्कुल सिंपल चीज है, यहां से a प्लस बी क्या होगा, 2 की गुणा हो जाएगी, इस तरफ जाके 20, यहां पर अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, मतलब कि ए बी का स्क्वायर रूट में है, का स्क्वायर और 8 का भी स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, ये आ जाएगा ए बी बराबर 8 बटू 64, ठीक है 8 बटू 64। तो बस अब आपने कुछ नहीं करना, अब आपने इनको सोल्व नहीं करना है, आप a की वैल्यू निकाल के 20 माइनस बी ऑफिस में पुट करो ना, क्वाड्रेटिक तो बनानी ही नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनानी, बस यहाँ पर हिट एंड ट्रायल लगाओ और देखो क्या आएगी a की और b की वैल्यू। अब देखो a और b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, यहां से देखो 64 है ना, दो संख्याओं को गुणा करने पर 64 आ रहा है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो 1 गुणा में 64 हो सकता है, 2 गुणा में 32 हो सकता है, 3 हो जाएगा नहीं, 4 गुणा में 4 6 24 हो सकता है, 5 6 6 से जाएगा 7 8 8 बटू 64 हो सकता है। अच्छा अपना काम तो यहीं पर हो गया, यहीं पर अपना काम हो गया, 16 चौके 64 होता है ना, 16 चौके 64 होता है ना, और 16 और 4 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, 16 और 4 को जोड़ोगे तो 20 आएगा, तो 16 और 4 ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। गुणा करने पर 16 चौके 64 आ रहा है और जोड़ने पर 16 और 4 20 आ रहा है, तो ए और बी की वैल्यू 16 और 4 है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 15, ये तो बता दोगे आप,
मोड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय, कह रहा है मोड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। मोड कैसे दिया जाता है? मोड की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड की वैल्यू क्या थी? मोड की वैल्यू क्या बताई थी मैंने? इनके बीच में एक संबंध बताया था कि 3 मीडियन माइनस 2 मीन, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। यू आर टू मीन, तुम बहुत मतलबी हो। यू आर टू मीन, वैसे बोलते हैं ना, यू आर टू मीन, तुम बहुत मतलबी हो। याद रखना मीन के आगे टू लगेगा, ये ध्यान रखना। यू आर टू मीन, ठीक है, यू आर टू मीन, तुम बहुत मतलबी हो। मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 16। वेरी गुड, सिंपल प्रश्न है। आपको डेफिनेशन पूछिए मोड की, आपसे डेफिनेशन पूछिए मोड की कि मोड क्या होता है, बताओ सारे बच्चे। मोड क्या होता है? मोड इज द लीस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। क्या मोड वो होता है जो सबसे कम बार आए? द मिडिल मोस्ट वैल्यू, जो मध्यम सबसे ज्यादा बार आए। द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू, सी ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। मोड का मतलब होता है जो पूरे के पूरे डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे ज्यादा बार आए, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं मोड। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ये करो, द मोड ऑफ द डाटा 7 4 5 8 8 4 6 8 8 8 9 10 8। तो मोड क्या है? साफ दिख रहा है 8। 8 कितनी बार आया इसमें? 2 3 4 5 6 बार 8 आया है। तो ऑप्शन नंबर डी 8 इज करेक्ट। 8 सबसे ज्यादा बार आया। मोड का मतलब क्या है? जो सबसे ज्यादा बार आए, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 18। हाँ, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स, इफ द मीन एंड मीडियन ऑफ ए सेट ऑफ नंबर्स आर 8.9 एंड 9। कर लोगे इसको या मैं करूं? मीन क्या है? 8.9। देखो मीन, अर्थमेटिक मीन दे रखा है आपको कितना? 8.9, 8.9 दिया है। और फिर आपको दिया है मीडियन, आपको दिया है मीडियन दिया है आपको कितना दिया है? 9। आपसे पूछ लिया देन द मोड विल बी, मोड पूछ लिया आपसे, तो आपको पता होना चाहिए क्या कि मोड बराबर किसके होता है? 3 मीडियन माइनस 2 मीन के मोड बराबर होता है। तो मोड, अब देखो 3 मीडियन, अब ये तो अर्थमेटिक मीन मतलब जो मीन है, मीडियन 9 है, तो 3 इंटू 9 माइनस 2 इंटू मीन कितना है? 8.9। 9 किया 27 माइनस में देखो 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18। देखो 9 दूनी 18 काटता है 8 दूनी 16 और 17, 17.8 कितना आएगा? 17.8, 17.8। पहले तो 17 घटा लो, 17 घटाओगे तो 10 बचेगा, फिर 0.8 घटा लो तो कितना आएगा? 9.2। मोड कितना आएगा? 9.2। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ठीक है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? द मीडियन ऑफ, इनका मीडियन निकालना है। अब निकालो मीडियन, इसका मीडियन क्या होगा? क्वेश्चन है 0 2 2 2 2 3 बार है, फिर रखा है आपको -3 5, फिर दिया है -1 5 5, -1 5 5 5 5, फिर दिया -3 6 6, -3 6 6, फिर दिया है आपको 5 और 6, ये दिया आपको। तो आपको अगर इनका मीडियन निकालना है, देखो मैंने बताया था आपको, अगर आपको इनका मीडियन निकालना है, इन संख्याओं का अगर आपको मीडियन निकालना है, तो आपको सबसे पहले इनको या तो आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में एक बार सेट करके लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखो सबसे पहले आप सबसे छोटी संख्या लिखोगे। सबसे छोटी संख्या क्या है? आप कहोगे सर 0, मैं कहूंगा नहीं। सबसे छोटी संख्या क्या है? माइनस वाली सबसे छोटी संख्या होती है, 0 से छोटी माइनस वाली होती है। और ये बात भी याद रखना, माइनस की संख्या जो सबसे बड़ी दिखती है ना, एक्चुअली वो सबसे छोटी होती है। जैसे कि अगर मैं कहूँ -100 और -2, इनमें से छोटी कौन सी और बड़ी कौन सी है? बच्चे कहेंगे ये छोटी है, लेकिन याद रखना ये छोटी है, ये बड़ी है। जो माइनस में जो संख्या दिखती बड़ी है वो एक्चुअल में छोटी होती है, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या माइनस में जो सबसे बड़ी दिखती होगी, मतलब कि -3, -3 ही है सबसे छोटी संख्या। तो -3 2 बार आ गया ये, फिर -1 है हमारे पास, ये भी आ गया, फिर हमारे पास 0 आता है, ठीक हो गया ना। तो उसके बाद हमारे पास फिर 2 है, 2 2 2, 3 बार 2 हमारे पास, ये हो गए। और कुछ है? बस। फिर हमारे पास क्या? 5 है, हाँ 5 है हमारे पास। कितनी बार? 1 2 3 4 बार 5 है, 1 2 3 4। फिर हमारे पास क्या है? 6 है, 3 बार, 3 बार आ गया अपने पास 6। तो 6 6 6। अब देखो कुछ बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा, सारा सौदा हो गया। अब देखो
आपको निकालना है इसके अंदर से मीडियन। गिनो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 संख्याएं हैं। अगर इवन है, इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं, सम संख्याएं हैं, सम नंबर ऑफ संख्याएं हैं, तो क्या कहोगे आप कहोगे सर n+2 और n+2+1 इनका जो भी एवरेज होगा वही आपका मीडियन होगा। n+2 क्या होगा, कितनी संख्याएं हैं ये बोलिएगा मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 संख्याएं है ना, तो 14/2 मतलब के 7वीं टर्म। 7th टर्म कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 7 ये वाली 7th टर्म है, ये 7th टर्म है ये वाली। और n/2+1 मतलब के 14/2+1 मतलब के 7 और 8th टर्म। एक तो यह टर्म, एक इसके आगे वाली ये वाली टर्म, इनका एवरेज मतलब 5 और 2 7, 7/2 मतलब के 3.5। 3.5 आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 देखो क्या कहता है, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जितनी ऑब्जर्वेशन है सारी सारी असेंडिंग ऑर्डर में है। देखो सारे बच्चे 11 12 14 इसने पहले असेंडिंग ऑर्डर में सेट करके दे रखी है। 11 12 14 18 लिख लेता हूं, 11 12 14 18 x+2 x+4 और क्या है 30 30 32 35 41 30 30 32 35 41 32 35 और 41 दिया है। कह रहा है इफ देयर मीडियन इज 24, आपको पहले इसने मीडियन दे दिया कितना 24 दे दिया। वैल्यू ऑफ एक्स आपसे पूछ लिया ये जो एक्स है ना, इस एक्स की वैल्यू क्या होगी ये बता दो। तो बताओ मेरे को मीडियन कैसे निकलता है। पहले तो देखो, पहले तो हमें इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग मतलब कि आरोही या अवरोही क्रम में सेट करना होता है। इसने पहले सेट करके दे दिया तो सही हो गया। मान लो गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। 10 टर्म है मतलब कि इवन टर्म है, इवन। तो क्या होगा n/2 और n/2+1 इन दोनों टर्मों का औसत। तो n/2 कौन सी होगी, 10 टर्म है तो 10/2 मतलब के 5th टर्म और 10/2+1 मतलब के 6th टर्म। तो 5वीं और छठी टर्म का देखना है, 1 2 3 4 5 ये 5वीं टर्म और ये छठी टर्म। तो x+2 इनका एवरेज क्या होगा, x+2 प्लस x+4 डिवाइड बाई 2 ये इनका एवरेज होगा। और ये आपको ये एवरेज निकलेगा और यही क्या होगा, यही मीडियन होगा। मीडियन दिया आपको 24, ये 24 के बराबर है। कर लो इसको, x और x 2x प्लस 4 और 2 6 बराबर 24 दूनी 48। तो 2x बराबर कितना आया 48 माइनस 6, 2x बराबर कितना आया 42 और x कितना आया 21 के बराबर। बस बात खत्म। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है भाई, तो याद थी अपनी एक क्लास। देखो क्लास बहुत ज्यादा लंबी हो गई है, एक क्लास के अंदर अपना निबटेगा नहीं। इससे बड़ी क्लास कर दी तो फिर तुम घबरा जाओगे, तुम्हारा दिल धक धक करने लग जाएगा। इसलिए आज की क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन करते हैं, बाकी जो बचे हुए प्रश्न है वो अगली क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक जिन बच्चों ने जो जुड़े हुए हैं और पूरी वीडियो देख रहे हैं, वेरी वेरी गुड, तुम बहुत तेज हो, बहुत आगे तक जाओगे, क्योंकि चैप्टर समझने में ही एक बहुत बड़ी सफलता है। ठीक है सब, अगर आप शुरू से समझते आ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत आगे तक जाओगे। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।